नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग सीजीपीएससी से जुड़े हुए बहुत सारे मिथक को देखेंगे, झूठ देखेंगे और तैयारी कैसे करनी है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने दिन में कंप्लीट करना चाहिए, क्या हो सकता है और हमारे साथ अगर आप युद्ध अभ्यास आईएएस अकेडमी के साथ ये चीज़ कंप्लीट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, युद्ध अभ्यास आईएएस अकेडमी एक ऐसी संस्था है जो गैर लाभकारी तरीके से काम करती है और बहुत कम खर्चे में पढ़ाई को पूरा कराने के लिए क्वालिटी एजुकेशन देती है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को ताकि आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल सके। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि क्यों ये वीडियो बनाई जा रही है। तो सबसे ज़रूरी बात, काफ़ी दिन से मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, क्लास 12th के बच्चों के, क्लास 10th के बच्चों के भी मैसेज आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों के भी मैसेज आ रहे हैं। ये सारे के सारे बच्चे अब अपने लाइफ को लेकर सजग हो चुके हैं और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ काफ़ी हाउसवाइफ जो हैं उनके भी मैसेजेस आ रहे हैं और काफ़ी ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे जो क्लास करना चाहते हैं या फिर उनको सीजीपीएससी की पूरी जानकारी चाहिए लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से पूछें। तो ये जगह है पूछने के लिए। इसके वीडियो के कमेंट में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। जितने जल्दी आप क्वेश्चन पूछेंगे उतने जल्दी आपकी वीडियो मिलेगी। वीडियो पुराना हो गया तो हो सकता है कि आपको नए वीडियो पे कमेंट करना पड़े। पहली बात कि सीजीपीएससी की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए, इसके लिए कोई सही आंसर नहीं है। बहुत सारे टॉपर्स को मैंने ये बोलते हुए सुना है कि सीजीपीएससी की तैयारी के लिए हड़बड़ी ना करें, बड़े आराम से करें या पहले आप कॉलेज कंप्लीट करें फिर करें। बहुत गलत बात है, क्योंकि जिस टॉपर के मुंह से मैंने बात सुनी है वो एनआईटी पास आउट है। तो आप पहले बात समझिए कि ज़रूरी बात यह है कि अगर आपकी क्लास 10th में, 11th में, 12th में पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है, परसेंटेज अच्छे नहीं आए हैं, तो आपको क्लास 12th के बाद से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, वरना सीजीपीएससी नहीं क्लियर हो पाएगा। ये एक सीधी बात है कि अगर आप सोच रहे हैं कि ग्रेजुएशन कर लिया फिर हम जाके एग्ज़ाम देंगे तो हो जाएगा, क्या? तो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो गया आज के डेट में एग्ज़ाम। तो आपको क्या ध्यान ध्यान में रखना है कि अगर क्लास 12th के 10th के बच्चे अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो भी ठीक है। तो इतनी जल्दी आप प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं कि आप जब सेकेंड ईयर में हैं तो शुरू कर दीजिए, फर्स्ट ईयर से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात होगी। तो सीजीपीएससी की तैयारी कब शुरू करें का आंसर, जब जागो तब सवेरा, कोई इसके लिए टाइम सेट नहीं है। अब आता है दूसरा बहुत ज़रूरी क्वेश्चन कि हम लोग सीजीपीएससी के सिलेबस की तैयारी करने के लिए कितना खर्च कर सकते हैं या कितना ज़्यादा खर्च जो है पुस्तकों पर आ सकता है या कोचिंग सेंटर्स पे आ सकता है। तो एक नॉर्मली अगर आप कोई भी कोचिंग सेंटर दूसरे शहर में जाकर ज्वाइन करते हैं तो मिनिमम आपको 5,000 रुपये तो रहने और खाने के खर्च होते ही होते हैं, और आज के रेट में जब महंगाई बढ़ रही है तो 7 से 8 हज़ार रुपये भी खर्च हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में कोई भी कोचिंग सेंटर्स कोर्स को कंप्लीट कराने के लिए 10 से 12 महीने का टाइम लेते हैं, वो भी प्री और मेंस का अलग अलग लेते हैं। तो एक बहुत बड़ा दिमाग में लोगों के चलते रहता है कि ये क्लासेस जो हो रही हैं वो प्रीलिम्स की है कि मेंस की है, मुझसे तो अक्सर लोग पूछते हैं। तो वो भी चीज़ मैं आपको थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स मैंने इसलिए यहाँ पर आपके लिए लिखे हुए हैं ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि कैसे कैसे इसको कंप्लीट करना है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप बाहर जाकर पढ़ाई करेंगे तो यकीन मान के चलिए 1 लाख से 1,20,000 या 1,25,000 तक की खर्चे आज की डेट में हो सकता है। जब आप वीडियो बाद में देखें तब इसका खर्च बढ़ जाए, क्योंकि एक इंडस्ट्री के तौर पर चीज़ें बढ़ रही हैं। तो शुरुआती तौर पर आप मान के चलें 1.5 लाख तक का जो खर्चा है वो केवल आपके रहने खाने और पुस्तकों पे खर्च हो जाएंगे। उससे ज़्यादा रुपए भी खर्च हो सकता है, लेकिन मिनिमम इतने में आपका 1 साल का आप मान सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर फिर कम से कम 50,000 से लेकर 70,000 रुपए तक की जो फीस होती है वो कोचिंग सेंटर्स के द्वारा लिया जाता है। इसका मतलब अगर आप 2 लाख से 3 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं पढ़ाई के ऊपर, तो आप किसी भी कोचिंग सेंटर में, चाहे वो रायपुर हो या बिलासपुर हो, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। खास तौर पे मैं कोई कोचिंग सेंटर का नाम नहीं लूँगा, बट आप चाहें तो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो। लेकिन कभी कभी लोगों के दिमाग में आता है इतने पैसे नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। लेकिन कई बार बच्चे आजकल पूछते हैं कि हम लोग सेल्फ स्टडी से चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल आप सेल्फ स्टडी से सीजीपीएससी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपने क्लास 10th 11th 12th में कोचिंग ना करी हो। क्योंकि अगर आप क्लास 11 10th ये सब में कोचिंग करके पास हो रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि आपको किसी मेंटर की ज़रूरत है, कोई हेल्प करने वाले की ज़रूरत है। ऐसे कंडीशन में आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अपेक्षाकृत अभी की उसकी जो फीस है केवल 4,000 रुपये, 24 महीने के लिए आप उसकी वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है और कुछ दिन में भले इसकी फ़ीस बढ़ सकती है, लेकिन फ़िलहाल की कंडीशन में इतनी ही है। लेकिन बात ये है कि अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो कितने सारी पुस्तकें हमको खरीदनी पड़ सकती हैं या क्या क्या मामला बन सकता है। पहली बात,
कितने सब्जेक्ट्स हैं की बात करें तो 30 सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये चीज़ कहीं आपको देखने के लिए यूट्यूब में नहीं मिलेगी कि ये 30 सब्जेक्ट्स हैं, केवल हमारे पास आपको फर्स्ट टाइम देखने मिलेगा और कहीं नहीं देखने मिलेगा। और इसकी पीडीएफ हम आपको हमारे एप्लीकेशन में आपको डाल कर दे देंगे। तो आप सिलेबस सेक्शन में अगर जाते हैं या तो आप ई बुक सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट ऑफ सीजीपीएससी करके ये चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पर ये एप्लीकेशन का नाम है गुप्तेश्वर युद्धाभ्यास आईएएस। प्ले स्टोर से आप जाकर बड़े आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहली 3 सब्जेक्ट्स जो हैं, हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपको कहाँ कहाँ देखने मिलेंगे। तो पहली बात, 2 तरीके के पेपर होते हैं। एक पेपर होता है प्रीलिम्स का, एक पेपर होता है मेंस का, उसके बाद होता है इंटरव्यू। तो लोग सोचते हैं कि हम सबसे पहले किस चीज़ की तैयारी करें, तो उनको लगता है कि पहले तो प्रीलिम्स देना होता है, तो पहले प्रीलिम्स की तैयारी कर लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। प्रीलिम्स और मेंस तो अलग अलग पेपर नहीं है, एक ही पेपर है। कैसे? मेंस और प्रीलिम्स का फ़र्क बस इतना ही है, जैसे आपने क्लास 10th में पेपर दिया होगा या 12th में भी दिया होगा, तो एक ऑब्जेक्टिव आता था, जैसे कि 4 में से 1 सही चुनो वाली चीज़ है। और सेम उसी पार्ट से, सेम उसी बुक से जिसने आपने पढ़ाई करी है, उसी से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते थे, लंबे लंबे, जिसके आंसर लिखने रहते थे 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के, 6 नंबर के, ये वाले। सीजीपीएससी में मेंस की जो परीक्षा होती है उसमें ये 5-6 नंबर के जो क्वेश्चन आप लोगों ने लिखने वाले जो रखे थे ना, वो पूछे जाते हैं। उसमें कुल मिला के 7 पेपर होते हैं और ये 7 पेपर 3-3 घंटे के होते हैं, जो आपने स्कूल या कॉलेज में दिलाए होंगे। सेम टू सेम वैसा ही रहता है और उसी लेवल की चीज़ें पूछी जाती है, बहुत हार्ड चीज़ें नहीं पूछी जाती। बस अंतर ये होता है कि उसमें प्रश्न वहीं लिखा होता है और आंसर लिखने के लिए जगह भी थोड़ा सा दे देता है। कॉलेज में जैसे आप लोग बहुत सारे पेजेस भरते हैं, सीजीपीएससी में वैसा काम नहीं करना होता। वहाँ पर जो पूछा गया उसका सीधा सीधा उत्तर देना होता है और इसीलिए वो पेपर काफ़ी अपेक्षाकृत आसान होता है। मैंने बच्चों को जो गलती करते मेंस में देखा है वो है कि उनकी राइटिंग स्पीड बहुत स्लो होती है और राइटिंग बड़ी गंदी होती है। राइटिंग सुधारने के लिए फाउंटेन पेन आती है, जिसमें से अगर आप लोगों ने कभी इंक की पेन देखी होगी, इंक पेन क्या होता है, जिसमें ऐसा निब जो होती है वो होती है, ये टिकटॉक वाली पेन नहीं, निब जिसमें स्याही भर के हम लोग लिखते हैं, ये मार्केट में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। आप उससे लिखेंगे तो आपकी राइटिंग अच्छी हो सकती है। दूसरी पायलट पेन आती है। पायलट पेन की नीब जो होती है वो बहुत पतली होती है, बट इसमें हम लोग स्याही अलग तरीके की भरते हैं, लेकिन ये भी स्याही वाली पेन होती है। इसमें राइटिंग बहुत तेज आप बना सकते हैं। तो फास्ट लिखना हो तो पायलट पेन का यूज़ करेंगे, और राइटिंग अच्छी बनानी है तो शुरुआत में आपको एक पेन, फाउंटेन पेन जैसे कहा जाता है, नीब वाली पेन जो कहा जाता है, उसको लेना पड़ेगा। ये अलग अलग डिज़ाइंस में मिलती है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है मेंस की तैयारी करने के लिए आपकी राइटिंग स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। हम लोग एवरेज वर्ड पर मिनट में 35 वर्ड्स लेकर चलते हैं, 35 शब्द। 35 शब्द मतलब जैसे हिंदी एक शब्द हो गया, छत्तीसगढ़ का इतिहास जो लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ एक शब्द, का एक शब्द और इतिहास मिला के 3 शब्द हो गए। अब कभी कभी लोग बोलते हैं कि हम लोग हिंदी में पेपर लिखें या इंग्लिश में लिखें, तो आप पेपर हिंदी और इंग्लिश मेंस का दोनों भाषा में लिख सकते हैं। बस आपको समझना है कि पेपर नंबर 1 से 7 तक 7 पेपर हैं, सब 3-3 घंटे के हैं। एक दिन में 2 पेपर होता है, 7वां पेपर जो होता है वो एक दिन में एक ही होता है, क्योंकि उसके बचता नहीं है। और हर अगले दिन पेपर होता है, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलती। अब आपको समझना ये है कि अगर आप इतने सारे पेपर देते हो तो बहुत थकान होता है, और एक साथ कई सब्जेक्ट एक ही पेपर में आ जाते हैं, जैसे भारत का इतिहास, भारत का राज्य व्यवस्था, लोक प्रशासन और छत्तीसगढ़ का इतिहास, ये सारे एक ही पेपर में आ जाते हैं। तो बच्चों को उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हम लोग को आदत नहीं होता, एक बार में एक सब्जेक्ट हम लोग लिखते हैं। दूसरी बात है कि बच्चों को कॉलेज में बहुत फेंक फेंक के लिखने की आदत हो जाती है। हाल ही में मैंने एमए की परीक्षा जानबूझकर दी थी, ये चेक करने के लिए कि रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय जो है वहाँ पे पेपर की चेकिंग किस प्रकार से होती है, अगर पूरे पेजेस भरने की ज़रूरत होती है या टू द पॉइंट आंसर लिखने पे भी नंबर मिलता है। और मैं अब आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मैंने एमए पास कर लिया विद फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स, क्योंकि मैंने बिना पढ़े एग्ज़ाम दिया था। तो वहाँ पर मैंने चीज़ें टू द पॉइंट लिखी। टू द पॉइंट लिखते हुए उसमें जो 32 पेज होते हैं, 32 पेज में मैंने 9 से 10 पेजेस के आसपास सभी पेपर्स में भरे, और मास्टर्स ऑफ आर्ट्स मैंने फर्स्ट डिवीज़न के साथ आराम से पास कर लिया। फर्स्ट डिवीज़न मीन्स 60% से ज़्यादा आराम से आ जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप टू द पॉइंट भी चीज़ें लिखें तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप कॉलेजेस के पेपर भी दे रहे हैं तो अच्छे से अगर आप आंसर को फैब्रिकेट करके लिखेंगे तो नंबर मिलता है। फैब्रिकेट करने का मतलब जमा कर लिखेंगे तो इस बात से आपको ये समझना है कि कॉलेज से अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं कि आंसर कैसे लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, जो पूछा गया है वही बताना है, फालतू चीज़ें नहीं बतानी है, इससे नंबर बड़े अच्छे से मिलते हैं। तो ये चीज़ पीएससी में भी काम आएगा। अब आपको ध्यान देना है कि पीएससी मेंस
कि तैयारी अलग से करनी है या प्रीलिम्स की पहले करनी है, तो सीधा इसका मामला ये बनता है कि अगर हम लोग दिन में 50 क्वेश्चन भी एमसीक्यू के लगा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रतिदिन अगर आप 50 प्रश्न भी लगा रहे हैं तो 10 दिन में 50 गुणित 10 आप बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि 50 गुणित 10 होते हैं 500। तो इस हिसाब से अगर आप 500 के हिसाब से 10 के 3 सेट होते हैं महीने में, तो 5 × 3 = 15 यानी समथिंग 1,500 के आसपास आप बोल सकते हैं। तो 1,500 के आसपास प्रश्न अगर आप एक महीने में बना रहे हैं तो 10 महीने में तो फिर उस हिसाब से काफ़ी प्रश्न बन जाएंगे उस कैलकुलेशन से अगर आप चल रहे हैं। तो दिन के 20-25 प्रश्न भी एमसीक्यूज के अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो इनफ होता है, आप प्रीलिम्स की तैयारी बड़े आराम से कर लेते हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग से नहीं होगी। समझाने का तरीका वही कि क्लास 10th में आपने जब विज्ञान पढ़ा हो, सामाजिक विज्ञान पढ़ा हो, गणित पढ़ा हो, तो आपने एमसीक्यू और आंसर लिखने की तैयारी अलग अलग नहीं कर रखी थी, एक साथ कर रखी थी। इसीलिए आप बड़े आराम से उस एग्जाम में दोनों चीज़ों को कवर कर लिए। एमसीक्यू वाले पेपर में बड़ा टॉप नहीं करना होता है, बस इसको क्वालिफाई करना होता है। आप जैसे ही क्वालिफाई करते हैं, खासतौर पे जीएस के पेपर को हम लोग क्वालिफाई ही मान के चल सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होता है शुरुआत में प्रीलिम्स में मेंस के एग्ज़ाम देने के लिए। तो आप ये मोटा माटी मानकर चल सकते हैं कि अगर आप डेली बेसिस में इतने क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं तो आप आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम रोज़ दिन ये काम करें। हालांकि मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि शुरुआत में मान के चलिए आपके पास जितने भी महीने हैं उसको हम लोग इस तरीके से बांट सकते हैं कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है फरवरी में, फरवरी का आप मान सकते हैं 12, 13, 14 फरवरी में लगभग होते रहता है, जो भी उस टाइम पे संडे आता है। तो आप ये मान लीजिए कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स का जो पहला पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव का पेपर होता है। उसमें 2 पेपर होते हैं, 2-2 घंटे के। एक जो होता है वो आपके सुबह के समय होता है और दूसरा जो होता है सुबह के बाद होता है। तो इस तरीके से हम लोग उसकी तैयारी केवल 2 महीने पहले से भी शुरू करेंगे तो एग्ज़ाम बड़े आराम से आपका निकल सकता है। यानी जनवरी और दिसंबर आपको 2 महीने जो हैं वो प्रीलिम्स को देना होता है, और उसके पहले की जितनी भी टाइम होती हैं आपको बड़े आराम से मेंस के सिलेबस को डिटेल में कवर करना होता है। अब कॉलेज के बच्चों में, किसी भी बच्चों में, मैं कॉलेज के बच्चों को बस नहीं बोल रहा हूँ, सभी को, जितने भी लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ, उनके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई है कि अगर हम नोट्स बना लें, लिख लें तो चीज़ें याद हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता। सीजीपीएससी में कम से कम 6,000 से ज़्यादा टॉपिक्स हैं, और ये सभी टॉपिक्स जो हैं वो आपके जीवन से, जब आप डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर बन के पोस्ट में बैठते हैं तो उस समय जो रिक्वायरमेंट होती है, जो ज़रूरत होती है आपकी पर्सनालिटी में, वो सारी चीज़ें वहाँ पर दिखती हैं, वो सारी चीज़ें, उपयोग की चीज़ें वहाँ पर होती हैं। इतिहास में राजाओं के नाम याद नहीं करने होते, राजाओं के काम याद करने होते हैं, ताकि जब आप राजा जैसे बन के उस पोस्ट में बैठेंगे तो किस प्रकार से अपने शासन प्रशासन को चलाएंगे। तो इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि हम लोगों को सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखने के हिसाब से काम करना है, ना कि नोट्स में रखने से। तो नोट्स बना लेने मात्र से कुछ फ़ायदा नहीं होता बहुत ज़्यादा। बस आप ये बोल सकते हैं कि जो चीज़ें एमसीक्यूज़ की याद करनी है आपको, वो बुक में रहने दीजिए, उसको लिख कर रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10 चीज़ें पढ़ते हैं तो 10 में से अगर 4 चीज़ें आपके दिमाग में हैं, 6 चीज़ें आप भूल रहे हैं, तो बस 6 चीज़ों की नोट्स बनाइए। 4 चीज़ों के नोट्स बनाने की क्या ज़रूरत है? सेकंड टाइम से पहले ही आप कर दे रहे हैं। कई बार बच्चे तुक्के मार के बहुत का सारे क्वेश्चन सही कर देते हैं, या फिर उनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ बैठी होती है तो वो सही कर लेते हैं कुछ चीज़ों को, तो उसको भी वो लिखते रहते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि बुक से भी हम लोग डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई अलग से ज़रूरत नहीं है। बुक के विषय में बुक लिस्ट बाय गुप्तेश सर करके अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अच्छा हाँ, मेरा नाम गुप्तेश आचार्य है। आप में से काफ़ी लोग मेरा नाम नहीं जानते, शायद आज पहली बार आप सुन रहे होंगे, क्योंकि नॉर्मली मेरा मानना है कि काम से लोग मुझे पहचाने तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नाम से बहुत कम पहचाना सा जाता है। तो आचार्य वैसे मेरा सरनेम है, गुप्तेश मेरा नाम है। और आचार्य किस्मत से सर को बोला जाता है, तो कभी कभी लोगों को लगता है कि गुप्तेश सर में जो सर है उसका हिंदी ट्रांसलेशन आचार्य, ऐसा नहीं, वो मेरा सरनेम है, जन्मजात मिला हुआ है मुझे वो। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो अब मैं ये समझाना चाह रहा था कि इतनी चीज़ों में अब आप प्रीलिम्स और मेंस समझ गए होंगे। मेंस में बड़े बड़े आंसर लिखने होते हैं, प्रीलिम्स में बस टिक मार के आना होता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स अब क्या हो सकते हैं कि कुछ विषय जो होते हैं वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं, और कुछ विषय जो होते हैं वो सिर्फ मेंस में आते हैं। तो एक नॉर्मल तरीका क्या बोलता है कि पहले ऐसे विषय जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं उसको हम लोग कंप्लीट कर लें। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ये सब में हैं और आपकी उम्र 22 नहीं हुई है तो आप सीजीपीएससी नहीं दे सकते। अब लोग बोलते हैं सर सीजीपीएससी का एग्जाम तो 21 में दे सकते हैं, सब लिखा होता है हर जगह। तो इसका आंसर है 21 में नहीं दे सकते, 22 में देना होता है। जब आपका उम्र 22 पूरा होगा तभी आप दे सकते हैं, क्योंकि सीजीपीएससी 1 साल पुराना काउंट करता है। मान के चलिए कि नोटिफिकेशन जो है वो 26 नवंबर को आएगा, और 26 नवंबर के दिन आप देखेंगे कि मेरा एज जो है वो 21 हो गया है।
तो मैं फॉर्म भर देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्या होता है कि असल में डेट जो काउंट होता है वो 1 जनवरी से काउंट करती है सीजीपीएससी। इसीलिए मान के चलिए कि आपका 10 तारीख को आपका उम्र 21 कंप्लीट हो गया, तो सीजीपीएससी बोलेगा नहीं, हम आपका एज 21 नहीं मानेंगे, क्योंकि आप 10 फरवरी को जो हैं 21 के हुए हैं। तो उनको लिए बहुत ज़रूरी होता है कि 1 जनवरी ही के पहले पहले आप हो जाए, और 1 जनवरी के पहले अगर आप 21 साल के होते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि करंट ईयर में आपका उम्र 22 साल होना चाहिए। तो इन सरल भाषा में अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो डे कैलकुलेटर करके एक एज कैलकुलेटर करके एक आप गूगल में सर्च करेंगे डे कैलकुलेटर, तो वहाँ आपको बस 1 जनवरी की परिस्थिति में डालनी है। मान के चलो आपको 2024 में एग्ज़ाम देना है जो फरवरी में हो रहा है, तो आपको 2023 की परिस्थिति में या 24 की परिस्थिति में देख लेना है क्या आपकी उम्र 22 साल हो गई है। अगर आपकी उम्र 22 साल कंप्लीट हो जाती है उस दिन में, तो फिर आप बड़े आराम से फॉर्म भर के उस समय एग्ज़ाम दे सकते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य है कि पहले देख लेना कि आप उस एग्ज़ाम की डेट में आए हैं कि नहीं आए हैं। एक गलती बच्चे फिर करते हैं जो नए वाले रहते हैं, वो सोचते हैं हमारा तो एग्ज़ाम अभी होगा नहीं अगले साल, तो हम सीजीपीएससी की तैयारी नहीं करते, हम कुछ और करने लग जाते हैं या पढ़ाई अभी नहीं करते सीरियसली। ऐसे बच्चे अपना पूरा जो भविष्य है उसमें खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैंने काफ़ी ऐसे बच्चे लोग जो है हमारी क्लास में एडमिशन ले चुके हैं और बड़े अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, जो क्लास 12th में हैं अभी आज की डेट में। उससे क्या होता है कि क्लास 12th में हिस्ट्री वो पढ़ रहे हैं, जिन लोग बड़े तेज होते हैं, तो क्लास 12th कैसे पढ़ना है या हिस्ट्री कैसे कंप्लीट करना है, इस पे भी मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा अगर आप में से कोई क्लास 12 का बच्चा देख रहा है तो। मैं नॉर्मली बोलता हूँ क्लास 12th में आपको क्लास ले लो, नॉर्मली अटेंड करो, बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल में करने की ज़रूरत नहीं है। घूमने फिरने के बजाय अगर बैठ के पढ़ ले रहे हो तो कुछ जानने के लिए एक्स्ट्रा ही मिलेगा, कम जानकारी तो नहीं होगी। लेकिन ये भी मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट ईयर में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो बड़े आराम से कॉलेज निकलेगा, बड़े आराम से आपकी आगे की चीज़ें हो जाएंगी। दूसरी बात ये कि कौन कौन से सब्जेक्ट अब प्रीलिम्स में है, मेंस में है, उसको मैं समझाता हूँ, और क्यों ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है, मैं ये भी बताऊंगा। जिस दिन आप ना डीएम बनोगे ना, अपने आप को डीएम समझ के ही चलो पहले तो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर। अच्छा, डीएम कितना बड़ा अधिकारी होता है अगर ये जानने का मन है ना, तो मैं बस इतना बोलता हूँ कि एक साइन से ना धारा 144 लगती है पूरे शहर में। शहर बोलने के साथ साथ पूरा जिला, जिला बहुत बड़ा होता है। मान के चलो तुम कलेक्टर बन गए जिस दिन भी, अच्छे से भी से पढ़ाई किए, एक साइन तुमने किया कलेक्टर के पेन से, पूरे शहर जिले में धारा 144 लग जाएगी। कब लोग घर से बाहर निकलेंगे कब नहीं निकलेंगे इसका डिसीजन आप लेंगे। आपके पूरे शहर की कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। इतनी बड़ी चीज़ अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है तो उसके लिए अभी से रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, अभी से पढ़ाई में ध्यान देना पड़ेगा, वरना समय पास आएगा फिर फॉर्म भरेंगे बोलेंगे ना, तो फिर उतना ही मिलेगा जितना इतने लोग छोड़ देंगे अभी से तैयारी करने वाले। और यकीन मानिए बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं। मेरी खुद के एप्लीकेशन में 6,000 से ज़्यादा लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो प्रतिदिन अगर इतने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप ईमानदारी से जाके अभी से तैयारी करनी शुरू कर दें। पहला विषय जो होता है वो होता है हिंदी। अंग्रेज़ी प्रीलिम्स में नहीं आता, केवल और केवल मेंस में आता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी प्रीलिम्स में भी आता है। अच्छा, जिसमें मैं टिक कर रहा हूँ वो सब्जेक्ट आप भी लिख कर अपने साथ टिक करें। वैसे तो ये पीडीएफ मैं भेज दूंगा, एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा, लेकिन ज़रूर कोशिश करें कि एप्लीकेशन, अच्छा व्हाट्सएप में पीडीएफ मत मांगे, सारी चीज़ें एप्लीकेशन में, सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें मैं एप्लीकेशन में डाल रखा हूँ, आप बस एक बार एप्लीकेशन जाइए उसमें से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब जिसको जिसको मैं टिक कर रहा हूँ ना, उसका मतलब मान लीजिए कि वो जो सब्जेक्ट है वो प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है, उसको दोनों में पढ़ना है। और जिसको मैं सिर्फ मेंस लिखूंगा ना, प्रीलिम्स क्रॉस करके सिर्फ मेंस लिखूंगा, तो मान लीजिएगा केवल मेंस के लिए। तो ये वाले सब्जेक्ट्स वाली चीज़ भी है। और दूसरी बात, मैं फिर बाद में बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें आप लेक्चर से कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। खैर, निबंध वाली जो चीज़ है ये केवल और केवल मेंस में आपको देखने के लिए मिलेगी, प्रीलिम्स में नहीं है, क्योंकि निबंध प्रीलिम्स में कोई मतलब ही नहीं है, उसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अच्छा, हिंदी इसलिए आपको पढ़ना है या समझना है, उसमें लेटर वगैरह लिखने की चीज़ें आती हैं मेंस में, कि आप कलेक्टर जब बनोगे ना तो जितने भी व्यवहार करोगे, बातचीत करोगे अपने डिपार्टमेंट के अंदर, लेटर भेजोगे, जितनी भी सूचनाएं भेजोगे, आदेश भेजोगे, वो सारी चीज़ें हिंदी में लिखी होंगी, इसलिए हिंदी की ज़रूरत होती है। अंग्रेज़ी की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि जब आप कलेक्टर बनते हैं तो कभी कभी आपको न्यायालय में जाना पड़ता है, हाई कोर्ट्स में जाना पड़ता है, कभी कभी तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ जाता है। ऐसी परिस्थिति में बहुत ज़रूरी मामला ये होता है कि आप अंग्रेज़ी जानते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स जो होते हैं उनकी लगभग सारी कार्यवाही जो होती है वो अंग्रेज़ी में ही होती, हिंदी में नहीं होती। ऐसी स्थिति में जिनको इंग्लिश नहीं आती वो सीजीपीएससी निकाल ही नहीं पाएंगे, पहले पेपर में फंस जाएंगे। और इतना मुश्किल नहीं है इंग्लिश की, आप नहीं कर पाएंगे शुरुआत में, बस थोड़ा सा आपको तैयारी करनी होगी तो आराम से इंग्लिश हो जाती है।
इसके बाद जो छत्तीसगढ़ी है वो इसलिए क्योंकि आप छत्तीसगढ़ के लोकल जितने भी लोग हैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ी बोलने वाले जो लोग हैं, आप उनसे अच्छे से बातचीत कर सकें, गोठिया सको। मैं कहात रहे हूँ कि तुहन मन अगर छत्तीसगढ़ी जान हूँ तो छत्तीसगढ़िया मन ले गोठियाल आसान रही, सुघर लगी, बढ़िया। अच्छा, मेरे को छत्तीसगढ़ी आती है तो कई लोग मुझे समझते हैं कि मैं बिहारी आदमी हूँ। अब कहिएगा क्या कहें कि कहीं भी से आ जाइएगा बोलिएगा तो इससे लगेगा बिहारी हैं, नहीं है बिहारी, यहीं के हैं। तो कहने का आशय, भाषा बदलना बीच बीच में आना चाहिए, तभी आप आराम से कलेक्टर वगैरह बन सकते हैं, क्योंकि कलेक्टर की भूमिका यही होती है कि बड़े आराम से सभी विषयों में सभी के साथ बातचीत कर सके। कलेक्टर जाके जब बात करे अपने सबॉर्डिनेट से बात करे, सबॉर्डिनेट का मतलब अपने साथ में जितने लोग रहते हैं, आपके नीचे जो काम करते हैं उनको बोलते हैं। अधीनस्थ से बात करे तो जितने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी होंगे, जब आप उनसे बात करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि वो हिंदी में बात करते हैं, और हिंदी में आप उनके साथ पत्र व्यवहार करेंगे। पत्र व्यवहार मतलब लेटर लिखना। Then if you are want to discuss something with courts, high courts, supreme courts, you must need to understand English and speak also. तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तीनों चीज़ें जब गुण होंगी तभी जाके आप उस पोस्ट में पहुंच पाएंगे। अन्यथा फिर ऐसा आप महसूस करें कि नहीं, एक सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा है, छोड़ देते हैं। शहर की लड़कियां जो होती है, ये शहरी टूरी मन का कहते कि मोला छत्तीसगढ़ी गुठियाल नहीं आया तो मैं का करूँ करके। मैं नॉर्मली कहता कि ते छत्तीसगढ़ी नहीं जान बिना तो नहीं हो सके निपोर बैठ के, ऐसे करके। तो कहने का मतलब करना पड़ता है, तभी आप मान के चलो कलेक्टर बन के जा रहे हैं, गांव में घुसे तभी तो मजा आएगा, वरना क्या मजा आएगा। खैर, इतिहास जो है वो दोनों में आता है, प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस भी आता है। आपके सिलेबस में इतिहास का होने का केवल इतना तात्पर्य है कि इतिहास है, इस बात से ये समझ में आ जाएगा कि राजा लोग जो गलती किए हैं पुराना वाला, हमको नहीं करना है। जितना आप बड़े बड़े वेब सीरीज़ वगैरह देख के सीखते हैं, तो वो सारी चीज़ में जैसे पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो, देश का नाम रोशन करो, लेकिन नहीं, आपको तो रील्स सरकानी है, शॉर्ट सरकाने हैं, तो वो काम नहीं करना है। फिलहाल अभी ध्यान में रखो कि छपरी वपरी बन के, बाल खड़े करके, है ना, ऐसे घुटने से ऊपर पैंट को खींच के और उसमें काला धागा बांध के अगर आप घूम रहे हो छपरी वपरी टाइप का, वो हरकत मत करो। क्या है ना कि आखिरी में ना छपरी लोगों का कुछ होगा नहीं, और आपको ना अपने माँ बाप का कुछ करना है, घर का नाम करना है, ऐसा कुछ करना है, मोहल्ले में घुसो ना, तो ये सभी छपरी लोग जो हैं तुम्हारे सम्मान में से लाइन से खड़े हों। और अंत में देखो, पैसे कमाना जो है वो इन छपरीगिरी से नहीं आएगा, किराए के डीएसएलआर से नहीं आएगा। काम कुछ ऐसा करो कि सेल्फी तुमको लेना ही ना पड़े, सब के सब तुम्हारे साथ सेल्फी लेने के लिए मरे, नहीं तो तुम कहीं भी जाओ तुम्हारी फोटो डीएसएलआर से तो सामने वाला खींचे तो उसके डीएसएलआर का महत्व बढ़ जाए। तो ये चीज़ समझना, अभी से मेहनत करोगे तब उस मुकाम में पहुंच पाओगे। दूसरा चीज़ है, छत्तीसगढ़ का इतिहास आपको पता होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे राजा महाराजा भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जैसे कभी कभी कोई लोग मध्य छत्तीसगढ़ में रहते हैं, यानी रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, इस इलाके में। आप लोग कहाँ से हैं ये भी मुझे बता देना, पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से मुझे लोग देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बाहर से भी होगे तो भी बता देना, बहुत अच्छा लगता है, प्यार महसूस होता है कि छत्तीसगढ़ के लोग जो है बहुत मिलनसार होते हैं, कमेंट करते हैं। मैं सबको हार्ट भेजूंगा यहाँ से, कमेंट जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ से मैं लाइक कर दूंगा। इसके बाद है कि राज व्यवस्था वाली चीज़ है। राज व्यवस्था का मतलब शासन कैसे करना है। राज व्यवस्था का होता है मतलब कि जनता के लिए जो नियम कानून बने हों उसको राज व्यवस्था बोल सकते हैं, क्योंकि आप तो बन जाओगे राजा इस पोस्ट के बाद, डीएम बन गए तो। और जितने भी लोग उस समय जनता होगी, वो आपकी दृष्टि को ऐसे देखेगी ऊपर करके, राजा साहब आ रहे हैं या रानी मैडम आ रही हैं। मैडम भी बनोगे तो बहुत इज्जत मिलती है। लड़की को मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में कुछ ना कुछ पोस्ट ले ही लेना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में शादियां जो हो रही हैं उतना ज़्यादा ठीक से नहीं चल रही हैं, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। काफ़ी शादियां चल जाती हैं, बट काफ़ी शादियों में पति पत्नी के बीच में अब वो प्रेम नहीं है जो पहले रहता था। अभी तो नॉर्मल लोग ऐसे बस टाइम पास टाइप का चल रहा है। तो कॉलेज वॉलेज में निब्बा निब्बी वाली प्रेम वाली हरकत ना करें, क्योंकि वो प्रेम नहीं है जो कॉलेज में आप लोग महसूस कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि फ्यूचर में फिर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा, तो पढ़ने वढ़ने का मन नहीं करेगा। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ोगे तो क्या, लोकल जगह में जाओगे तो वहाँ का इतिहास पता होगा। तो जैसे ही आप जाके इतिहास के बारे में कहीं मान के चलो सिरपुर गए, और सिरपुर में जाके बोल दी कि लक्ष्मण मंदिर देवी वास्ता ने बनवाया था, इसीलिए सिरपुर का बहुत महत्व है, तो सिरपुर वाले जो लोग हैं ना, वो जब आप कलेक्टर बन के जाओगे, ये सब चीज़ें बोलोगे ना वहाँ पे, तो आपसे एकदम जुड़ जाएंगे प्रेम से, कि यार ये बाहर से आया हुआ व्यक्ति है, लेकिन इसको हमारे एरिया के बारे में बहुत पता है, हमारे संस्कृति का सम्मान कर रहा है। उससे ना वो जुड़ाव महसूस होता है, फिर आपकी बात सुनते हैं, अपने ही बीच के समझने लगेंगे। इसीलिए पूरे छत्तीसगढ़ का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। राज्य व्यवस्था को हम लोग पॉलिटी बोलते हैं। इसका लेना देना प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है, दोनों में इसके क्वेश्चन बराबर आते हैं। लोक प्रशासन जो है वो केवल और केवल मेंस में इसके प्रश्न आते हैं, प्रीलिम्स में इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे।
लोक प्रशासन क्या है, ये राज करने के तरीके सिखाता है। ये आपको कलेक्टर, ये लोक प्रशासन सब्जेक्ट केवल और केवल आपको, अगर आप बड़े ध्यान से समझेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ सीजीपीएससी और यूपीएससी का सिलेबस में दिखेगा, बाकी कहीं नहीं दिखेगा। इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश में कहा जाता है। इसमें आप सीखते हैं कि जनता को कैसे मैनेज करना है, जनता को कैसे संभालना है, जनता के साथ कैसे व्यवहार करना है, एक अच्छा कलेक्टर कैसे बनते हैं, सारी चीज़ें इसमें मैं पढ़ाता हूँ। हाल ही में अभी कुछ दिन पहले मैंने इसकी क्लास ख़त्म की है, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी अगर आप देखना चाहें तो सीजीपीएससी संपूर्ण के बैच में मिलेगी एप्लीकेशन में, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ की राज्य व्यवस्था में कि छत्तीसगढ़ में कैसे कानून नियम चलता है वो आप सीखेंगे। इससे क्या होगा कि आपको छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी मिल जाएगी, और छत्तीसगढ़ में जब आप कलेक्टर बन के घूमेंगे इधर उधर तो छत्तीसगढ़ के नियम कानून पता होना ज़रूरी है, इसलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो खास तौर पे ये प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस में भी आता है, दोनों में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पंचायती राज और नगरीय निकाय जो है, आप लोग पंचायत के बारे में जानते होंगे, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, तो उन सब का हेड जो होता है कलेक्टर होता है नॉर्मल कंडीशन में। हेड कहने का मतलब उन्हीं को संभालना होता है, ये सभी चीज़ें वो उनका जिम्मेदारी होती है। तो जितने भी विकास के कार्यक्रम होते हैं लोकल, पहले क्या होता था कि एक जिला स्तर से आप विधायक देख लेते थे ऊपर पूरा गांव में क्या विकास करना है, कहाँ नाली होनी है, कहाँ बिजली पानी होना है करके। बाद में इसको संविधान में जोड़ा गया, पंचायती राज बाद में, बहुत बाद में जोड़ा गया। मेन उद्देश्य क्या था इसको जोड़ने का, इसलिए जोड़ा गया ताकि जो गांव के लोग हैं वो अपने से उस व्यवस्था को कर सके, अपना कहाँ पे लाइट लगाना है, कहाँ पे सड़क बनवाना है, किसको रोजगार देना है, किसको नहीं देना है, सारी चीज़ें खुद मैनेज कर सकें, इसीलिए चीज़ हुई थी। इसके बाद रसायन जो है वो भी आपके प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है, और ये साइंस का विषय क्लास 10th लेवल की बुक से आप लोग कर सकते हैं। हाल ही में अभी जो क्लास शुरू हो रही है उसमें पहले रसायन, भौतिकी, जीव विज्ञान, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा उस पर। भौतिकी भी दोनों जगह में आता है, भौतिकी क्लास 10th लेवल की होगी, जीव विज्ञान भी उस लेवल की होगी। जीव विज्ञान बायोलॉजी, रसायन केमिस्ट्री, भौतिकी फिजिक्स, ये तीनों चीज़ें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे सिलेबस क्लास 10th में है, और जब हम लोग का सीजीपीएससी का सिलेबस नया नया बना था उस समय में एक चीज़ था कि बच्चे जितने भी लोग सीजीपीएससी में आते थे नॉर्मली मैक्सिमम सभी के सभी साइंस बैकग्राउंड वाले ज़्यादा बच्चे होते थे, इंटेलिजेंट लोग रहते थे ना, वो आते थे। अभी क्या पैटर्न थोड़ा बदल गया है, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, मेरी बात सुन के काफ़ी लोग जो हैं अब क्लास 10th में के बाद जो भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी हैं, वो आर्ट्स ले रहे हैं, और अब बचपन से अपना टारगेट सेट करके रखेंगे। इंजीनियर्स तो देखो ऐसे घूम रहे हैं, या इंजीनियर्स जो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में, वो लोग तो कुछ कर लेते हैं जीवन में, बाकी लोग नहीं कर पाते। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने पहले से सोच रखा है कि बचपन से कलेक्टर बनेगा, सपना एक ही है, हम कलेक्टर बन के CG02 की गाड़ी में घूमेंगे, जहाँ जाएंगे हमारा जलवा होगा, और उसी हिसाब से वो लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में छत्तीसगढ़ मात्र में ये 3 सब्जेक्ट्स जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। यूपीएससी में मेंस में वो सब्जेक्ट्स उतने ज़्यादा खतरनाक लेवल में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत होते हैं। यूपीएससी अगर मानना चाहेंगे कि कठिनाई स्तर क्या है, तो सीजीपीएससी में अगर आपको पढ़ाई करने की स्थिति बन रही है तो सीजीपीएससी में मान लो अगर 1000 नंबर का पेपर है तो सीजीपीएससी यूपीएससी की अपेक्षा में आप 100 नंबर लाओगे, 200 नंबर लाओगे तो सीजीपीएससी में सिलेक्शन हो जा रहा है 1000 नंबर के पेपर में। सेम कठिनाई स्तर यूपीएससी में देखोगे तो 1000 नंबर के पेपर में आपको 1500-1600 लाना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो पाएगा। तो अगर आप समझ पा रहे हैं तो सीजीपीएससी का सिलेबस लिमिटेड है, एक एरिया से क्वेश्चन आएगा आपको पता है। यूपीएससी का पेपर 1000 नंबर के ऊपर से आएगा, इसलिए जानबूझ के मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 2000 नंबर का पेपर भी हो रहा है तो उसमें 1600-1700 के लेवल में चीज़ें आएंगी, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, प्लस 4 जगह दिमाग दौड़ाना पड़ता है। उसके लिए कम से कम 18 महीने 2 साल लग जाते हैं। अभी से आप प्रिपेयर भी करेंगे तो पहले अगर आप सीजीपीएससी की प्रिपरेशन करके सीजीपीएससी में नौकरी ले लेना, उसके बाद फिर यूपीएससी की तरफ जाना। एकदम हड़बड़ी मत करना कि एकदम पोस्टिंग चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए, क्योंकि जिनका सीजीपीएससी में पहले हो जाता है या नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब में पहले से रहते हैं वो बड़े आराम से फिर यूपीएससी वगैरह क्लियर कर लेते हैं। तो एक सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बच्चों को मैं पहले बोलता हूँ सीजीपीएससी या लोकल एग्जाम पहले क्लियर कर लो, फिर यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए दौड़ते रहना। एकदम क्या है कि छत्तीसगढ़ के बच्चे यूपीएससी के लिए जाते हैं, उनका बहुत साल खराब हो जाता है। उसके पीछे कारण ये है कि ना कि यूपीएससी जो है वो नेशनल लेवल का पेपर है, उसमें जैसे कि यूपी बिहार के बच्चे ज़्यादा नंबर लाते हैं। क्यों लाते हैं? यूपी बिहार का इतिहास जो है वही इतिहास भारत का इतिहास है। जितना भी गांधी जी घूमे हैं या जितने बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, चौरा चौरी कांड पकड़ लो, जो भी चीज़ें वो सब उस उन्हीं जगह में हुए हैं। बिहार यूपी ये सब में हुए हैं, दिल्ली के आसपास हुए हैं। तो दिल्ली यूपी बिहार यहाँ के बच्चे जो होते हैं बड़े आराम से उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के बच्चों को क्या करना पड़ता है कि छत्तीसगढ़ का भी पढ़ना पड़ता है, फिर वहाँ भी पढ़ना पड़ता है। और दूसरी बात, हम लोग भारत के इतिहास से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं। हमारे यहाँ अंग्रेज़ भी लेट से आए थे बहुत ज़्यादा,
और हमारे यहाँ अंग्रेज बहुत ज़्यादा धमा चौकड़ी नहीं मचाए थे, धीरे धीरे काम करके निकल गए थे। तो इस हिसाब से आप बोल सकते हो कि जो बहुत ज़्यादा इंडियन हिस्ट्री में रोल रहा है, मुगल उगल की बात भी आप जो पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में मुगल घुसे ही नहीं थे, उनका मतलब राजवाज का कोई आप हिस्ट्री में देखोगे नहीं मिलेगा। इसलिए छत्तीसगढ़ का इतिहास टोटल अलग चलता है और उत्तर भारत का इतिहास अलग चलता है। तो उन लोगों को सिर्फ बचपन से जो आसपास देख रहे हैं, जैसे बुद्ध की प्रतिमा देख रहे हैं तो बुद्ध जी यहीं आए थे, यहीं घूमने गए थे, ऐसा टाइप से उन लोगों का बातचीत रहता है, क्योंकि वहीं पे रहती हैं सारी चीज़ें। सारनाथ का स्तंभ जो होता है जिसमें अशोक चक्र होता है ना, जब आप कलेक्टर बनेंगे आपकी गाड़ी के सामने में लगेगा, तो वो जो अशोक चक्र होता है, अशोक चिन्ह जिसको अशोक स्तंभ बोलते हैं, जो नोट में छपा होता है, सत्यमेव जयते लिखा होता है नीचे, वो वाला चीज़, वो चीज़ आपको सारनाथ स्तंभ वहीं मिलता है। तो वहीं पे इन लोग क्या करते हैं, आसपास वहीं घूमते घामते रहते हैं, तो उन लोग को वो चीज़ ऐसा रहता है कि डेली देखना है, तो उनके लिए वो आसान हो जाता है। इसलिए कोशिश करें पहले छत्तीसगढ़ का एग्जाम निकाल लें। फिर इसमें होता है गणित। गणित देखो, प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है, दोनों जगह आता है। क्लास 10th लेवल तक का आता है, तो ये जानना ज़रूरी है। इसके बाद कंप्यूटर जो है, खास तौर पे कंप्यूटर अभी जो है प्रीलिम्स वगैरह में उसके रोल थोड़े दिन में दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी प्रीलिम्स के सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन उससे जुड़े हुए करंट अफेयर वगैरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मेंस में 100% है, और इसकी भी क्लास हो चुकी है और ऐप में उसकी रिकॉर्डिंग डली हुई है। दूसरी बात है गणित। अच्छा, जिसकी रिकॉर्डिंग डली हुई है पेड क्लास में डली हुई है, फ्री में मैंने हिस्ट्री की क्लास डाल रखी है, तो उसको आप जाके मेंस के लेवल की चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन में फ्री क्लास का सेक्शन में बहुत सारी क्लासेस फ्री मैंने ले रखी हैं, वो भी वहीं पे मिल जाएंगी। मैक्सिमम चीज़ें सारी एप्लीकेशन में मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें फ्री हैं। सीजीपीएससी का जो कोर्स रहता है ना, जिसमें डेली क्लास होती है, डेली बच्चे जिन लोग एकदम एकदम डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हैं, हाउस वाइफ लोग जो हैं, कॉलेज के बच्चे जो हैं, वो सारे लोग। अच्छा हाँ, कोई बच्चा ऐसा होगा जिसके घर में कोई दिक्कत चल रही होगी, परेशानी चल रही होगी, कोविड के समय में माता पिता की मृत्यु हो गई होगी और फीस कम कराना चाह रहे हैं, तो मुझे आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करके उसमें व्हाट्सअप सपोर्ट का एक बटन होता है, उसमें क्लिक करके अपनी प्रॉब्लम एप्लीकेशन में लिख के, यानी कि कागज़ में लिख के आप भेज देंगे, तो हम लोग यथाचित जितना कम हो सकता है फीस कम करवा देंगे। संभवतः मान लीजिए 4,000 की जो फीस है 24 महीने की, उसको सीधा 1,000 के आसपास में कम कराने का प्रयास आप लोगों के लिए कर दूंगा। और उतना तो हम लोग कम करा सकते हैं। उससे बात क्या होता है कि एप्लीकेशन जो बनवाई जाती है उसका हम लोग को रेंट देना पड़ता है। रेंट हिसाब से आप समझ लीजिए कि सर्विस चार्ज वगैरह जो होता है, वो उसको चलाने के लिए जो खर्च आता है, प्लस इंटरनेट, बिजली, बहुत खर्च होती है इन सब चीज़ों में, इसलिए वो एक चार्जेस हम लोग को वहाँ पे देना पड़ता है। दूसरी बात, अगर आप लोकल महासमुंद में रहते हो और आप चाहते हैं कि गाइडेंस वगैरह की चीज़ें हों या थोड़ी बहुत क्लासेस वगैरह करें, तो अगर आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आपको लग रहा है कि बस मेरे रास्ते में पढ़ाई में केवल पैसा बाधा बन रहा है, और महासमुंद में रहते हैं, महासमुंद शहर में रहते हैं, तो भी आप एक एप्लीकेशन मुझे लिख कर, या आप मुझे व्हाट्सअप के थ्रू, उसी में जाके एप्लीकेशन में जाइएगा, वहाँ व्हाट्सअप सपोर्ट बटन है, उसमें दबा के आप मुझे, बटन दबा के उसमें मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि सर ये समस्या है। तो फिर मैं यथाचित कोशिश करूँगा कि अगर आप महासमुंद में रहते हैं तो बहुत कम खर्च, इतना कम खर्च कि सिर्फ सिर्फ आपका स्टेशनरी का खर्च आएगा, नोट्स वगैरह का, बाकी सारी चीज़ें मैं आपके लिए मैनेज कर दूंगा, बस आपको पढ़ाई करना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि कोई लोग के दिमाग में इस बात के बाद ये आता है कि सर हम वहाँ आके पढ़ लें क्या, हम बाहर में रहते हैं, तो नहीं, वहाँ आके रहोगे पढ़ोगे तो यहाँ पे रहने खाने का व्यवस्था नहीं हो पाएगा, या हो भी गएगा तो आपको अपने लेवल में करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि यहाँ पे खर्च ज़्यादा आपको आ जाएगा, मतलब प्रति माह अगर 5 से 8 हज़ार रुपये आप खर्च कर रहे हैं, तो वो फिर 10 महीने के 8 × 10 करोगे तो 80 हज़ार 90 हज़ार चले जाएगा। तो उस तरीके का दिमाग में तभी सोचना जब 1 लाख 1.5 लाख खर्च कर सकते हो। उस स्थिति में फिर आप यहाँ आओगे तो मैं आपसे फीस भी लूँगा। तो अगर आप लोकल महासमुंद के हैं तो फिर आ सकते हैं, उसके लिए मैं हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। कभी आप ये मत बोलिएगा कि पैसे के कारण हमारी पढ़ाई रुक रही है, पैसे के कारण नहीं रुकेगी। दूसरी बात है कि मोबाइल फ़ोन से अगर आप इंटरनेट वगैरह के थ्रू, अगर एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं इस लेवल तक की बात बोलता हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, पैसे वैसे की चल रही है, तो आप कोशिश करें कि किसी तरीके से पैसे कमाएं। 1,000 रुपये कमाना बहुत बड़ी मुद्दे की बात नहीं है आज की डेट में, और 1,000 कमा के फिर आप उसके थ्रू फीस कर सकते हैं। मैं ये कर सकता हूँ कि 4,000 की फीस जो है, या जितनी भी होगी फ्यूचर में, उसको कम करा के इतनी कर सकूँ कि आप 1,000 में उस चीज़ को कर सकें। उस पर सारे लेक्चर्स रहेंगे, उससे आप बड़े आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो दूसरे कोचिंग सेंटर्स वगैरह में आपके 2-3 लाख रुपए खर्च होंगे, वो मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उसको कम कर दिया जाए। हाल ही में सिर्फ अगर आप लेक्चर देखना चाह रहे हैं तो मंथली फीस अभी कुछ दिन के लिए 149 रुपीज़ है, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। 149 में सिर्फ लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस मंथली फीस है। जैसे मेरे को कोई कोर्स कंप्लीट करने में 12 महीने लग रहे हैं, तो प्रति माह उसका 149 रुपये के हिसाब से वो कोर्स आप लोगों को एक एक महीने का फीस देकर देख सकते हैं, वैसे भी चलेगा। बट ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार से काम हो।
और कोई बच्चे अगर कॉलेज में बड़े अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं और कोविड के टाइम के नहीं है, पहली बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने एक बच्चे को देखा कोविड के टाइम के, उसको स्पेशल की स्पेलिंग लिखनी नहीं आ रही थी, उसके नंबर आए थे 90 से ज़्यादा। तो ऐसे बच्चों को नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो सच में इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, और जो 10th 12th की मार्कशीट में बड़े अच्छे अच्छे नंबर हैं, एग्रीगेट कॉलेज में अच्छे अच्छे आ रहे हैं, पढ़ने के लिए दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, और उस कंडीशन में ऐप डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पे कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और ये बोल रहा हूँ कि अगर आप 5 दोस्त अगर मिल जाते हैं, 5 दोस्त ऐसे जो आसपास ही रहते होंगे, और फिर वो बोल रहे हैं कि सर हम लोग सब साथ में मिलकर पढ़ना चाहते हैं, लैपटॉप हमारे एक के पास है और उसी में हम लोग सब देख के पढ़ना चाहते हैं, उस कंडीशन में भी अगर 2 से अधिक 5 लोग अगर होंगे कुल मिला के, तो 5 लोगों की फीस 4,000 के हिसाब से 5 चौक 20 के हिसाब से जाएगी, 20,000 तक चली जाएगी। तो उसको भी मैं कम करवा के, एक जन अगर उस, ये पांचों का साथ में होना जरूरी है, मैं फोटो मंगवाऊंगा 5 का एक साथ खींचा हुआ कि हम लोग रोज पढ़ रहे हैं ऐसा करके, तो फिर उसकी जो फीस है वो कम करवा के हम लोग तकरीबन जो 25,000 या 20,000 लगेगी, उसको सबका मोबाइल में ऑन करवा देंगे एप्लीकेशन, 6,000 7,000 के अंतर्गत। मतलब पहले वाले को पूरी फीस देनी पड़ेगी, बाकी लोग 1-1 हज़ार में उस ऐप को चालू करवा सकेंगे। ये मैं ऑन वीडियो रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी संस्था पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रही है, या फिर मैं पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। जो ये हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए के जो बिजनेस चल रहा है, उसके माध्यम से जो गरीब बच्चों के दिमाग में, मध्यम वर्गीय बच्चों के दिमाग में एक बात आता है कि माता पिता का इतना पैसा खर्च करना सही है कि गलत है। और कई लोगों को लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इस बारे में मैं एकदम ज़रूरी बात बोलता हूँ, मेरी पॉलिटी के लेक्चर्स कुछ दिन में मैं एप्लीकेशन में मैं डलवा दूंगा, और उसके माध्यम से आप जाकर, ये 2 साल पहले की बात चल रही है, पॉलिटी के मेरे हैंड रिटन नोट्स रखे हुए हैं एप्लीकेशन में और वहाँ पे भी, और मैं उसके लेक्चर्स भी डलवा दूंगा। उस लेक्चर को देखने के बाद आप यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो अब यूपीएससी के क्वेश्चन को, प्रीलिम्स के क्वेश्चन को उससे सॉल्व करके देखिए, नोट से मिलाकर देख लीजिएगा। तो अगर आप क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो वो वाली चीज़ है। दूसरी बात, मैं डेमो लेक्चर्स नहीं देता, क्योंकि डेमो देना अच्छा नहीं लगता। यूट्यूब में डली हुई है बहुत सारी वीडियो, तो देख लीजिए। अगर इतनी बातें मेरी समझ में आ रही है, सिलेबस की चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो फिर मेरी बातें बाद में भी समझ में आएंगी। ऐसा नहीं कि अचानक से समझ आना बंद हो जाएगा। थोड़ा कठिन सिलेबस होता है, लेकिन अपने आप को जब तक हर कोई कर लेगा, ठीक है, तो फिर कठिन की क्या चीज़ है। हर कोई सिलेबस कंप्लीट कर लेगा, तो फिर भगवान आपको क्यों कलेक्टर बनाना चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ इस वीडियो तक पहुँचे, इसका सीधा मतलब, यहाँ तक देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब कि भगवान चाहते हैं कि आपको कलेक्टर बनाना चाहते हैं। तो उस तरीके से पढ़ाई करिए। अगली चीज़ है पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है। मेंस में कंपलसरी आता है, प्रीलिम्स में थोड़ा थोड़ा सा आता है। आजकल धीरे 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 उसका पैटर्न आ रहा है, हल्का हल्का आ रहा है। अर्थव्यवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्थव्यवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और गणित तो आना ही आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत होगी। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, और हिंदी और छत्तीसगढ़ी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा नहीं होता। इतिहास से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, छत्तीसगढ़ इतिहास से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, राज्य व्यवस्था से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, और छत्तीसगढ़ की राज्य व्यवस्था से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब, अगर इन सब्जेक्ट पे आपका कमांड है तो प्रीलिम्स बड़े आराम से निकल जाता है। इसलिए मैक्सिमम लोग बस इतना ही पढ़ के जाते हैं और उनका प्रीलिम्स निकल जाता है, मेंस लटक जाता है। क्योंकि 30 सब्जेक्ट में से आपने गिनती के 5-7 पढ़ लिए, प्रीलिम्स निकल जाता है, मेंस लटक जाता है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा कर रहे हैं अगले सब्जेक्ट के विषय में। छत्तीसगढ़ की जनजाति मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छत्तीसगढ़ में जितने मेरे आदिवासी भाई बहन हैं, एकदम मैं तो हमेशा इतना खुश रहता हूँ, जब भी मिलते हैं बहुत प्यार करते हैं, एकदम हद से ज़्यादा। तो वो बस्तर के, अगर कोई वीडियो देख रहे हैं, बस्तर के, जशपुर के आसपास के बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं। मतलब जितने मेरे जनरल में स्टूडेंट्स नहीं हैं, मैं क्योंकि जनरल कास्ट से आता हूँ, तो कभी कभी लोगों के दिमाग में चलता है अच्छा जनरल कास्ट वाला है तो जनरल वाले ज़्यादा हेल्प करेंगे। नहीं, मेरे पूरे वीडियो लेक्चर्स को अगर मैं उठा के भी देखता हूँ तो उसमें महिलाओं का बहुत हाथ रखा है, योगदान रहा है, देवी शक्ति का बहुत योगदान मैं मानता हूँ। जितनी भी लड़कियां हैं सब देवी शक्ति हैं। तो आप लोगों की हेल्प के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कि आप लोग इतना सर पे बिठा के रखे हैं कि डर लगता है कभी भी गिर ना जाओ, लेकिन हाँ मुझे भरोसा गिरने नहीं दोगे। तो एक तो है बस्तर के बच्चे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि दूर दराज से आते हैं, उनको लेक्चर्स नहीं मिल पाते वहाँ पे। वो बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस करते हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्प सपोर्ट मुझे यहाँ से मिलता है। तो मुझे ये चीज़ ना छत्तीसगढ़ में अच्छी लगती है कि यहाँ के लोग ऐसा जाति वाति के हिसाब से भेदभाव नहीं रखते, बड़े प्यार से सबके सब मुझे रखते हैं। जितना प्यार मुझे एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल सबसे मिलता है, तो उसमें एक बड़ा सा हिस्सा जो है उसमें भी आरक्षण मेंटेन रखे हुए हैं। 32% से ज़्यादा वाली चीज़ नहीं है। मुझे एसटी समुदाय के जितने विद्यार्थी हैं, एसटी एससी के जो बच्चे हैं, मुझे कम से कम 50% से ज़्यादा प्रेम देते हैं हमेशा। अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं, मैं कभी कभी स्क्रीनशॉट जो है वो डाल के ज़रूर दिखाऊंगा। बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप में करते हैं, मैं दिखाऊंगा, बहुत खुश होता हूँ। नेचुरली जो मैं खुश रहता हूँ ना, उसी कारण रहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
मैं दिल से चाहता हूँ कि जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो सेलेक्ट हो जाएं, जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करें। और जिस दिन एक आदिवासी बच्चा जो है, जो गरीबी में जूझ रहा है, वो अगर कहीं से वहाँ से निकल के आ जाए, मैं उनकी कुछ मदद कर पाऊँ। मैं भविष्य में भी सोच रहा हूँ कि अगर वहाँ मेरी रहने खाने की व्यवस्था से कुछ हो जाए भविष्य में, अभी तो तत्काल में कुछ नहीं है, तो मैं वहाँ जाके फ्री क्लासेस भी पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, इतना ज़्यादा मुझे वो जगह पसंद है। बहरहाल, वहाँ से कोई बच्चा अगर आके कलेक्टर बन के बैठता है, एसडीएम बन के बैठता है, या फिर वहाँ की कोई महिला आके यहाँ पे राज करती है, तो वो छत्तीसगढ़ की आवश्यकताओं को समझते हैं। और छत्तीसगढ़ में बस्तर में रहने वाले लोगों की प्यारी सबसे बात मुझे ये लगती है, और जशपुर सरगुजा वाले लोग की, जंगल कटने के पहले अपना सर सामने रख देते हैं कि जंगल काटना है उससे पहले हम लोग को मार डालो, हम लोग इस जंगल को नहीं कटने देंगे। और देवी को जो मानते हैं, या छत्तीसगढ़ का जो संस्कृति है उसको लेकर चलते हैं, जिस नाम से छत्तीसगढ़ भर में हम लोग नाचा की बात करते हैं, या नेशनल लेवल पे जो चीज़ें हम लोग दिखाते हैं, वो सारी संस्कृति मैक्सिमम जंगल से आती है। तो अगर आप दंतेवाड़ा बस्तर में रहते हैं तो माँ दंतेश्वरी मंदिर भी जाएंगे, तो वहाँ का आपको इतिहास वगैरह बहुत सुनहरा इतिहास है, ज़रूर उसको पढ़ें, उसके बारे में जानें। और भविष्य में मैं कोशिश करूँगा उस पर एक बहुत अच्छी सी वीडियो मैं बना के डॉक्यूमेंट्री बना के डालूंगा। तो ये सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ की जनजाति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इंटरव्यूज़ में बहुत काम आती है। इंटरव्यू में इसलिए बहुत ज़्यादा काम आती है कि इंटरव्यू पैनल में बैठने वाले जो लोग होते हैं वो छत्तीसगढ़ की इन जगहों में काम करके आते हैं। तो उन लोग को, कोई भी व्यक्ति, आप राजनीति की बात मत सुनिए, कोई भी जाति वाति की बात मत सुनिए, खुद जाइए बस्तर, खुद इन लोगों से मिलिए। और वहाँ पे जब आप इनके बीच में बैठेंगे, ये सर पे बिठा के रखते हैं, बिल्कुल इतना प्यार देंगे, इतना इज्जत देंगे, वो आपको फील ही नहीं होने देंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं। और जब आप उनके बीच में जाएंगे ना, तो आपको जंगल का प्यार मिलेगा। तो जब आप कलेक्टर बन के, कहीं अगर बस्तर में आपकी पोस्टिंग हुई, लोग बहुत डराते हैं नक्सली वगैरह बोल के, जितने कलेक्टर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे बस्तर में होंगे, या वहाँ पे उनकी पोस्टिंग होगी, वो फोन्स तक यूज़ नहीं करते अपना। इंस्टाग्राम वगैरह पे आपको कोई वहाँ का एसपी डीएसपी अपनी फोटो वोटो पोस्ट करते हुए नहीं दिखेगा, वहाँ का बंदा फेमस होते हुए नहीं दिखेगा, वो नेचर को एंजॉय करता है। और जब वहाँ से आता है ना, तो खुश खुश आता है। और ये लोग जब इंटरव्यू लेने बैठते हैं ना, ये सब सीनियर लोग, तो वो लोग ना एकदम से पूछते हैं कि अच्छा, आपको पता है छत्तीसगढ़ की जनजाति और संस्कृति कैसी है। इसलिए हमेशा याद रखना, ये छत्तीसगढ़ में रहकर छत्तीसगढ़ की जनजाति को आपको बहुत प्यार और इज्जत देना है, बदले में वो आपको 100 गुना इज्जत और प्यार वापस करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मध्य छत्तीसगढ़ के बच्चे कुछ नहीं जानते इसके बारे में। छत्तीसगढ़ बहुत प्यारा जगह है, बहुत प्यारा जगह है भारत भर में। तो ये चीज़ आपको अच्छे से करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। अगली चीज़ है व्यवहारिक गणित और मानसिक योग्यता। इसका मतलब रीजनिंग से है। नाव वाले क्वेश्चन देखे होंगे, कुत्ता बिल्ली वाले क्वेश्चंस देखे होंगे, प्रीलिम्स में आता है, मेंस दोनों में आता है, तो इसमें मैं टिक कर देता हूँ। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, मतलब पैसा कहाँ से छत्तीसगढ़ को आता है, तो छत्तीसगढ़ का मैक्सिमम पैसा कृषि से आता है, और दूसरा सबसे ज़्यादा पैसा खनीज से आता है। तो खनीज और कृषि दो अलग अलग चीज़ हैं, वो मेंटेन रहता है। अब देखो, कृषि का ऐसा चीज़ है, उसे नापा नहीं जा सकता, हमारा धान का कटोरा बोला जाता है छत्तीसगढ़ को। लेकिन जो है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था जो है खनीज से भी बहुत ज़्यादा चलती है। कोयला हमारे यहाँ से लौह अयस्क दोनों निकलता है। तो अगर कोई बस्तर वगैरह के आसपास में ये जगह के बारे में जान रहे हैं, किरंदूर ऐसा करके जगह है, तो उस नाम का किरंदूल नाम की जगह है। मैं उसको किरण दूर ऐसा बच्चों को ट्रिक याद करा हूँ, तो मेरे दिमाग में किरंदूर शब्द टिका होता है। भूगोल के बारे में पढ़ेंगे तो कौन सी पहाड़ कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें, ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों में आता है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है छत्तीसगढ़ का भूगोल। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में राज करोगे तो पता होना चाहिए कि कौन सी नदी कहाँ से बहती है। जैसे अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार, इंद्रावती है पखावे तोरे पैया। इसका मतलब इंद्रावती पैर में है माता छत्तीसगढ़ के। माता छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ महातारी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादा देखते हैं, इंग्लिश मीडियम के ज़्यादा देखते हैं, दैट्स वाई मैं हिंदी में इस चीज़ को बोल रहा हूँ। तो हमारी राज्य गीत है, उसमें अरपा पैरी के धार ज़रूर सुनिएगा, पूरे छत्तीसगढ़ का भूगोल उसमें बताया गया है, आरी डोंगरी, सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। खैर, ये सारी चीज़ में जो जो नीचे में है इंद्रावती नदी है, ऊपर में महानदी है। तो मध्य छत्तीसगढ़ में महानदी बहती है, और जो नीचे का छत्तीसगढ़ है, साउथ एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ बोल सकते हैं, दक्षिण छत्तीसगढ़ जो है, वहाँ पे इंद्रावती नदी बहती है। तो यहाँ से हमारा छत्तीसगढ़ का जो अर्थव्यवस्था है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन खनिज भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है, और बहुत ज़्यादा खनिज वनिज सब मिलता है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो अगर आप वहाँ पे जॉब करने जाएंगे तो आपको छत्तीसगढ़ का भूगोल के बारे में पता होगा, कहीं ना कहीं आपको इन सब डिपार्टमेंट में काम करना पड़ेगा। इसके बाद है धार्मिक दर्शन। दर्शन का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा
अगर आप समझेंगे केवल और केवल मेंस ओरिएंटेड है, मेंस पे ये चीज़ें पूछी जाती हैं। दर्शन अगर सब्जेक्ट को आप समझना चाहते हैं इन शॉर्ट एकदम सरल शब्दों में, तो कई बार बच्चे वो होते हैं ना, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी और पढ़ना शुरू कर देते हैं कलेक्टर बनने के लिए। दर्शन पढ़ने के बाद वो फिर सोचने लगते हैं कि क्यों ही एक लड़की के पीछे पागल रहना है, लड़की ही तो थी, आत्मा तो थी, जीवात्मा तो थी, आत्मा अमर होती है, ना आत्मा किसी की हो सकती है ना आत्मा किसी की नहीं हो सकती है, आत्मा तो भगवान का है, ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। इसका सीधा सरल मतलब कि दर्शन जो है जीवन में आपको जीना सिखाता है, कैसे लाइफ जीनी है। बहुत सारी जानकारी, इतने सारे विषय हैं, और जब कलेक्टर वगैरह ये सारी चीज़ पढ़ लेते हैं ना, तो फिर उनके दिमाग एकदम क्लियर हो जाता है, वो किसी के लिए पागल नहीं होते। और फिर किसी को अगर चुनते भी हैं लाइफ में, तो वो फिर लाइफ टाइम ठीक से चलता है, समझदारी आ जाती है। तो इसके लिए एक धार्मिक दर्शन होता है। धार्मिक दर्शन में हम लोग भगवान के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में पढ़ते हैं। व्यक्तित्व दर्शन में किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। व्यक्ति के बारे में मतलब व्यक्ति कैसा था, गांधी जी जो थे उनके दर्शन क्या थे, वो कैसे जीवन जीना सिखाते हैं, उनके तर्क क्या थे, जो अहिंसा के बारे में बोलते हैं। अंबेडकर साहब के बारे में बोलते हैं। गुरु बाबा घासीदास जी के बारे में चर्चा हो गई तो वो भी कैसे बात करते हैं, या उनके जीवन कैसे जीने के तरीका क्या है, वो वाली चीज़ होती है। तो जब ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं, अच्छा हाँ, बाबा जी की जयंती कब आती है बताना मुझे, कौन से महीने में कौन से तारीख में आती है, ये बहुत मेन क्वेश्चन है, बताना। दूसरी चीज़ है, छत्तीसगढ़ में रहते हो इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। और जैद खाम कहाँ है ये भी बता देना अगर पता होगा तो। मुझे तो लगता है कि बहुत लोग तो नहीं पता होता, बहुत लोग नहीं जानते, बट जानते होगे तो बता देना। तो पहला बात है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र है कि अब निर्णय लेना होता है हम लोग को बहुत सारा। अब आप मान के चलो कलेक्टर बन गए, तो कभी कभी बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं जो संविधान में, कानून वानून में नहीं लिखा होता। अब को निर्णय लेना है, जैसे एक व्यक्ति है वो चोरी करके भाग रहा है और आपने उसको किसी हिसाब से पकड़ लिया। अब वो रोते हुए आपके पैरों में गिर गया कि माँ की तबीयत खराब है सर, और बहुत ज़रूरी है मुझे। और वो लड़की भी आ गई जिसका पर्स चोरी करके भाग रहा था, समथिंग उसमें उसने 300 रुपये चोरी कर लिए, और अब आपके हाथ पैर में गिर के रो रहा है कि सर मम्मी बहुत तबीयत ख़राब है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अब मुझे उनका इलाज के लिए पैसे चाहिए या फिर दवाई के लिए पैसे चाहिए। उस कंडीशन में आप क्या करोगे? कलेक्टर हो और आप उसको अरेस्ट करवा सकते हो, उसको सज़ा दिलवा सकते हो चोरी करने के आरोप में, या फिर आप उसको समझाओ के वापस से भेज दोगे और उसका मम्मी के इलाज के लिए अपने अधिकारियों को बोल दोगे और तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती वर्ती करवा के उसके इलाज की जिम्मेदारी ले लेंगे। क्योंकि आप कलेक्टर हैं तो आप सरकारी योजनाओं को ज़्यादा जानते हैं, और जो अभी पढ़े लिखे लोग हैं वो तो थोड़ा बहुत समझते भी हैं। गांव के जो लोग होते हैं ना, जो जिनके जीवन में पढ़ाई लिखाई का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, वो लोग को बहुत सारी योजनाओं के बारे में नहीं पता होता, लेकिन आप कलेक्टर हैं, आपको पता रहेगा। तो आप उनका इलाज फ्री में भी करवा सकते हैं, और उस मामले में फिर वो व्यक्ति आपको भगवान की तरह पूजना स्टार्ट कर देगा। ऐसे तरीके में नीति शास्त्र क्या सही है क्या गलत है, ये वाली चीज़ें मेंस में पूछी जाती हैं, लेकिन आपको ये सब के आंसर बड़े बड़े लिखना है। कोई चीज़ गलत है तो गलत क्यों है, सही है तो सही क्यों है, ये वाली चीज़ है। तो वो चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ मिलती हैं, और नीति शास्त्र के अकॉर्डिंग इस तरीके से अपने जीवन में निर्णय लेने का हक केवल कलेक्टर को और डिप्टी कलेक्टर ये सब पोस्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी पोस्ट में वो मज़ा नहीं आएगा आपको। इसलिए बनने का अगर सोच रहे हो तो कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर सोचो, साथ में छूटकू मोटकू एग्ज़ाम निकल जाए तो ठीक है, लेकिन टारगेट मेन एग्ज़ाम को रखा करो। दूसरी बात है, जो हल्के फुल्के किस्म के व्यक्ति होते हैं वो एमसीक्यूज, मतलब 4 क्वेश्चन में से एक करंट अफेयर में भागते रहते हैं। जो समझदार व्यक्ति होता है ना, ये सारे सब्जेक्ट्स को लेकर चलता है, मेंस की तैयारी करता है, सीजीपीएससी मेंस की। और जैसे ही मेंस की तैयारी करता है बाकी सब एग्जाम की तैयारी अपने आप हो जाती है। इसीलिए दिमाग एकदम फिक्स रखें, मेंस की तैयारी पहले करें। अगला चीज़ है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र को पढ़ते समय हम लोगों के दिमाग में जो चीज़ आता है कि समाज कैसे काम करता है। समाज कैसे काम करता है मतलब बहुत सारे लोग रहेंगे। अब कभी कभी मान के चलिए हज़ारों की भीड़ जमी हुई है, आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार से हमको ये चाहिए वो चाहिए। गांव के बच्चे आए, बहुत सारे गांव के लोग आ गए हैं, आंदोलन करके आपके कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठ गए हैं। अब चूंकि वो आपसे मांग तो कर नहीं रहे, लेकिन आप प्रतिनिधि हैं राज्य सरकार के, तो आप ही के सामने बैठे रहेंगे। अब कलेक्टर के तौर पे आपको समाज को समझना पड़ेगा कि उसकी ज़रूरत क्या है, समाज कैसे काम करता है। अब चूंकि आपने समझ गया कि समाज के जितने भी लोग हैं, जितने भी सामने आए हैं, वो सभी के सभी लोग बूढ़ों की बहुत इज्जत करते हैं, बड़े बूढ़ों की। तो आप तुरंत गए गए और चश्मा वश्मा निकाले, आपका गार्ड पीछे पीछे जा रहा है गन लेके बहुत बड़ा, कि सर की सिक्योरिटी में जाएंगे, 5-10 पुलिस वाले भी जा रहे हैं साथ साथ आपको एकदम प्रोटेक्शन देते हुए। आपने अपनी पर्सनल बंदूक, कभी कभी रहती है डीएम के पास, कहीं ऐसे खतरनाक स्थितियों में वो चला सकता है, तो आपने अपनी गन वगैरह जो भी सिक्योरिटी सर्विसेज है बाजू में रख दी। सभी जितने भी अपने सुरक्षा कर्मी हैं उनको बोल दिया नहीं यहीं पे रुको, मेरी जनता है, मैं जाऊंगा बात करूंगा। और वहाँ पे आपका जो ब्लेजर है उसको उतार के भी दे दिया कि नहीं मैं अपने लोगों से बात करने जा रहा हूँ।
और जाके जाके सबसे सब वहाँ नारे वारे लगा रहे हैं, वहीं पे आराम से आपने अपने एक अधीन कर्मचारी को बोला कि तत्काल जाओ कुर्सी लेकर आओ, और वहीं पे एक बहुत बूढ़ी माता जी हों या फिर बूढ़े कोई दादाजी हों, उनको जाके आपने कुर्सी में बिठाई और सबको बोला 2 मिनट चुप रहिए, और वहाँ पे घुसे भीड़ के अंदर, दादाजी को बिठाया बढ़िया कुर्सी में और उनकी ज़मीन पे एकदम उनके सामने बैठ गए सुनने के लिए। और बोला आप लोगों की क्या समस्या है बताइए, मैं सुनने के लिए आया हूँ, मैं आप ही लोगों का सेवक हूँ, आप ही लोगों का नौकर हूँ, आप ही लोगों के काम के लिए आया हूँ। ऐसी परिस्थिति में जब आप सबसे बड़े बुजुर्ग की बात सुन रहे हैं और सब उनकी इज्जत कर रहे हैं, तो बड़े बुजुर्ग को कोई टोकने की कोशिश नहीं करेगा, वो सब चुपचाप होके बड़े बुजुर्ग से बात सुनने की कोशिश करेंगे कि वो इनके बीच में बातचीत अच्छे से हो जाए, और वो आपको अपना समझने लगेंगे, और आप उनको फिर कानूनी बात जो भी अड़चन आ रही है, जो भी आप कर सकते हैं उसको बताएंगे और समझाइश देके वापस भेज सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप सरकार के माध्यम से तो काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के साथ साथ बहुत ज़रूरी मामला ये भी है कि जो उनके साथ में जो लोग आए हुए हैं वो आपको समझ सकें कि आप उनके ही हैं। देखो सरकारें आती जाती रहती हैं, कलेक्टर वहीं बैठे रहता है, कहीं मामले में आप जनता के बीच में ही रहोगे। जनता जब तक आपको अपना नहीं मान पा रही है तब तक जिंदा रहने का, जीने का कोई आशय अर्थ नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। और असली मजा ना तभी आता है जब आप, जनता आपको प्यार करती है, और बाकी जॉब में मजा नहीं आएगा। बैंक में जॉब कर रहे हो, एक छोटे से जगह में है, पैसे के लिए लोग आ रहे हैं, पैसा लेके जा रहे हैं, बाहर में आप जा रहे हैं और कुछ जॉब कर रहे हैं। शिक्षक का एक जॉब होता है जो हर कोई नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत ब्रेन चाहिए होता है। शिक्षक बनना भी एक प्रकार से भगवान जैसा इज्जत मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। आजकल की स्थिति में मुझे जो हैं जितने लोग मैसेजेस करते हैं, बड़े प्यार से मैसेजेस करते हैं, बहुत एक स्तर के साथ मैसेज करते हैं। मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ उस बारे में, मैं अक्सर माफ़ी मांगने की कोशिश करता हूँ। शिक्षक के तौर पे मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि अगर आप मेरे पास फर्स्ट डे आएंगे कि सर मेरा सीजीपीएस से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो मैं आपको पहले 4-5 क्वेश्चन पूछूंगा या फिर आपके व्यवहार देखूंगा, फिर पहला आंसर होगा कि नहीं निकलेगा। क्या है कि ना, मैं उस तरीके कोचिंग सेंटर का व्यक्ति, आप मुझे उस तरीके से मत देखें, मुझे केवल एक शिक्षक के तौर पर देखें। और वहाँ पे मैं सीधा आंसर इसलिए देता हूँ कि नहीं होगा करके, कि आप अभी अगर जिस बुराइयों के साथ मेरे पास आए हैं, मैं आपको आज ही बोल दूँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा, उस कंडीशन में आप मेरे कोचिंग क्लास या मुझे पैसे देकर थोड़ी देर के लिए मोटिवेट तो रहेंगे, लेकिन लाइफ टाइम मेरे को याद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि 4 दिन के पैसे के चक्कर में मैं आपके जीवन भर के लिए बुरा व्यक्ति तो नहीं बन सकता। तो मैं आपको एकदम सच बताऊंगी नहीं हो पाएगा। फिर आप थोड़े से प्रैक्टिकल लेवल में आओगे कि सर क्यों नहीं हो सकता, क्या गलती है मेरे अंदर, मैं क्या ठीक करूं। तो ये सही लेवल आ गया कि आप माने कि हाँ मेरे अंदर 4 गलतियां हैं। फिर मैं बोलूंगा ये गलतियां इस प्रकार से सुधारी जा सकती हैं, ये मैं ऐसा कर दूंगा, ये ऐसा होगा वो ऐसा होगा। फिर आप जब सारी गलतियों को अपनी धीरे 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 सुधारने लगेंगे, ठीक करने लगेंगे, कोई बुरी चीज़ें होंगी उसको अपने जीवन से हटाने लगेंगे। जैसे मान के चलिए आप दिन भर में इंस्टाग्राम शॉर्ट्स देख रहे हैं, आप मेरे यहाँ पे अगर ऑफलाइन क्लास में, तो मैं मुश्किल से 7 से 10 बच्चों को पढ़ाता हूँ, उससे ज़्यादा बच्चों को मैं पढ़ाता नहीं हूँ, केवल 7-10 बच्चों पे ध्यान दिया जा सकता है एक बार में, बहुत ध्यान से। वो लोग अगर होमवर्क करके नहीं आते, उनको डेली बेसिस में फाइन लगा देता हूँ 50 रुपये। इंस्टाग्राम चलाया, मोबाइल अगर 10 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा बेमतलब चला दिया, इंस्टाग्राम वगैरह ये सब फालतू चीज़ें हैं, तो मैं बोलता हूँ कि ये कर दो। इंस्टाग्राम में हो भी तो मुझे फॉलो करते रहो, तो बीच बीच में मैं वहाँ पे चीज़ें दिखाते, कुछ मोटिवेशन डाल दिया, कभी कुछ बोल दिया। थोड़ी बहुत लाइफ में दोनों चीज़ें मेंटेन करनी रहती हैं। लेकिन मैं वो भी काम कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मेरी भी आईडी है, कम से कम 1400-1500 बच्चे हैं वहाँ पे जो डायरेक्ट मुझे फॉलो करते हैं। मैं किसी को फॉलो नहीं करता, मेरी जो आईडी पब्लिक आईडी रखी हुई है, GK.sir करके, ऐसा अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, GK.SIR, GK.sir, गुप्तेश कुमार .sir। तो वहाँ पे भी मैं अगर बच्चों को ये बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ जब तक नहीं छोड़ोगे नहीं हो पाएगा। अब मान के चलो कोई फर्स्ट डे में आया और उसको मैंने बोल दिया ये वो चीज़ है। आधे बच्चे इसलिए नशे में पागल होते हैं कि जिस दिन हम कलेक्टर बनेंगे या कुछ बन जाएंगे उस दिन फोटो डालेंगे, उससे मोटिवेट हो रहे हैं। 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। उससे बेहतर है कि जब तुम, इससे खुशी नहीं मिलती बेटा जीवन में, असली खुशी कहाँ मिलती है पता है अगर जानना है तो, जिस दिन कलेक्टर बन के जाओगे ना, किसी एक कोई बूढ़ी माँ आएगी तुम्हारे रूम पे, ऑफिस पे आएगी, तुम्हारा जो सेक्रेटरी होगा वो उसको घुसने नहीं देगा, बोलेगा नहीं अपॉइंटमेंट लगेगा। आप अचानक से बाहर जा रहे हैं और वो बैठी हुई है लकड़ी के चेयर में वेट करते हुए, तभी उसने बोला बेटा इधर आओ, तो आप गए और वहाँ पे ज़मीन पे बैठ गए। ज़मीन पे मतलब घुटनों पे ऐसे बैठ जाते हैं ना, ऐसे फूल देने के लिए लड़की को बैठते हैं, सेम टू सेम वैसे ही बोल सकते हैं। ऐसे ही आप बैठ गए, जैसे पिक्चरों में होता है, मैंने नहीं दिया तो मुझे पता होता नहीं है। तो नीचे आप बैठ गए और मतलब हाँ क्या हो गया दादी, क्या कर लिए, क्या तबीयत खराब है, क्या हो गया, ऐसे आप उनसे बात करेंगे ना तो वो खुशी से बताएंगे कि हाँ ये तकलीफ है, तो आप बोलोगे नहीं मैं करवाता हूँ या मैं करवाती हूँ, आप टेंशन मत लो। हमको ऐसे कलेक्टर्स की ज़रूरत है
ऐसे कलेक्टर्स की ज़रूरत नहीं है जो एसी रूम में बैठे बैठे कलेक्टर बन जाए, उनको दर्द वर्द पता नहीं। तो मैं तो हमेशा से चाहता हूँ जो गरीब बच्चे हैं वो उठ कर आएँ, प्रिपेयर करें। और गरीबी को अपना बहाना मत बनाना। देखो, सारी चीज़ें जो तुमको लगेंगी ना, गाइडेंस के तौर पे जो चीज़ें लगेंगी, मैं बैठा हूँ, उस चीज़ की गारंटी मैं दे रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन गाइडेंस लेवल की पूछना। सारी वीडियोस जो मेरी गाइडेंस वाली डाल चुका हूँ, एटलीस्ट एक बार देखना, सभी आंसर मिल जाएगा। फिर भी कुछ रह गया तो पूछ लेना, यहीं पे यूट्यूब के कमेंट में पूछ लेना। और ज़्यादा अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा चल रहा है तो फिर आप वहीं पे पूछ लीजिए, और थोड़ा व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आप बहुत व्हाट्सएप में मुझे पर्सनल मैसेज करेंगे तो मैं पहले काम दूंगा कि मेरी 8 घंटे की एक वीडियो लेक्चर है, उसका आप नोट्स बनाएं, फिर ही मैं आपसे बात करूंगा। या आपको अपॉइंटमेंट की फ़ीस देनी पड़ेगी। तो बहुत सारे लोग मुझे उसके लिए भी बोलते हैं कि सर आप अपॉइंटमेंट की फ़ीस क्यों लेते हो। तो मैं बोलता हूँ, अगर आप एक जन को मैं कुछ बात, लोग मुझसे ना थोड़ा सेल्फिश होकर बात करते हैं कि आप सर मुझे कोई बुक बता देंगे और फिर हम लोग निकल जाएंगे, हम ही हमारा ही होगा। ऐसे लोगों को मैं उसी तरीके से ट्रीट करता हूँ कि पहले पैसे दो, समथिंग 500 रुपये, 20 मिनट की बातचीत अपॉइंटमेंट की। तो बोलते हैं अच्छा पैसे नहीं देंगे, जाओ, नहीं नहीं पूछेंगे, हम कहीं से पूछ लेंगे। मैं बोला जहाँ से जाओ वहाँ से पूछ लो। हर कोई यही बोलेगा। ज़रूरी मामला इसलिए है कि अगर कोई मुझसे पर्सनली इस विचारधारा से पूछ रहा है कि केवल मेरा फ़ायदा हो, तो फिर मैं भी मेरा फ़ायदा होगा कॉन्सेप्ट करूँगा। आप ये बोलेंगे सर मेरा नाम ये है, यूट्यूब के कमेंट में आपने कोई क्वेश्चन पूछा, नाम अपने जिला के साथ क्वेश्चन, अब मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अब अगर मैं 5 मिनट या 20 मिनट की वीडियो बनाया, ये वीडियो भी बन रही है, मान के चलो 1,000 बच्चे इसको देख लिए, 2,000 बच्चे देखे, अब 2,000 भी सीरियस बच्चे अगर देख लिए, तो अगर मैं सेम टाइम, अभी मान के चलो कितना देर हो गया, कितना रिकॉर्डिंग, 50 मिनट, अच्छा 1 घंटा हो गया, अरे पता ही नहीं चला, माफ़ करिए। अच्छा आप लोगों को तो टाइम दिखेगा यूट्यूब में रिकॉर्डिंग वीडियो, 1 घंटा हो गया, मुझे नहीं पता चल पाया, माफ़ करें, थोड़ा मैं लंबा बोलता हूँ कभी कभी। मुझे लगता है कि जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय आप लोग लेते हैं तो मुझे ज़्यादा देर सुनना पसंद करते होंगे। पता नहीं, शायद इतना ज़्यादा लंबा हो गया, माफ़ी चाहूँगा वापस से। तो अगर आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं ना कि चीज़ें जब लंबी जा रही है, चुभी चुभी चीज़ें आ रही है, मैं उस तरीके का व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर मैं गाइडेंस दे रहा हूँ तो किसी एक को नहीं दूंगा, सबको दूंगा। और केवल एक को चाहिए तो फिर वो फीस भरेगा जितनी भी चाहिए, या कोर्स में खरीदेगा पूरे 4,000 दे के, या अपॉइंटमेंट फीस देगा 20 मिनट के लिए 500 रुपये, तब मैं बात करूंगा। वरना अगर एक जन से मैं बात किया तो मेरा ज़मीर मेरे को ठीक नहीं लगता, मेरे को भ्रष्टाचार जैसा कुछ लगने लगता है कि भाई को तुम पर्सनली, तुम नंबर कहीं से मुझे मेरा नंबर मिल गया, आप व्हाट्सएप में बोल रहे हैं ये प्रॉब्लम है सर, तुरंत सॉल्व कर दीजिए, या ये वाला बुक कौन सा होगा बता दीजिए। यार कलेक्टर बनने वाले हो, ज़मीर रखो अपना। बात करना है ना, पब्लिकली बात करो। क्या शर्माते हो कि 4 जन को पता चल जाएगा कि तुम तैयारी कर रहे हो, तो क्या शर्म है उस बात में। अरे ये शर्म ही इस बात का डर है तुम्हारे अंदर कि अगर 4 लोगों को पता चल गया और एग्जाम नहीं निकला तो 4 लोग क्या बोलेंगे। अरे कुछ भी बोले, मर जाए डूब के, कोई काम नहीं आते। अभी भीड़ इतनी बढ़ गई है कि 4 के 64 हो चुके हैं, अभी क्या करोगे। है ना। तो इस बात को समझो कि जिसमें करेज है, जो एकदम ईमानदार व्यक्ति है, जो केवल अपना नहीं सोच रहा है, जो पूरे समाज के लिए, देश के लिए जीना चाह रहा है, उसको पब्लिक में क्वेश्चन पूछेगा, मैं उसको पब्लिक में आंसर करूंगा, और सब उस क्वेश्चन के आंसर से संतुष्ट होंगे। कोई एक जन अगर पर्सनल पूछता है तो मैं उससे अपॉइंटमेंट फीस लेता हूँ कि अपॉइंटमेंट फीस दीजिए फिर बात होगी। तो मैं इसलिए अपॉइंटमेंट फीस लेता हूँ ताकि ये अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम उसके लिए 500 रुपये दे सकते हो, तो मैं भी बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर इतना इंपॉर्टेंट है कि उसमें तुमको पब्लिकली दूसरों को पता ना चले, केवल मुझे पता चले, इस विचारधारा से चल रहे हो, तो मैं व्यक्ति ही नहीं हूँ ऐसा, तो मैं बताऊंगा ही नहीं। जो नॉन प्रॉफिट में चल रहा है वो क्या काम करेगा, ऐसे ही तो करेगा। तो मैं, अगर आप कोई भी क्वेश्चन बताओगे, ऐसा पर्सनली भी पूछ रहे हो अगर व्हाट्सएप में, तो वो वहाँ नहीं पूछना है आपको, केवल और केवल यूट्यूब के कमेंट में पूछोगे, और लेटेस्ट वीडियो के पूछना, जो भी लेटेस्ट वीडियो होगा। पुराने वीडियो के कमेंट्स क्या है, नीचे दब जाते हैं, पता नहीं लग पाते हैं। इसके जो भी आप वीडियो में कमेंट करेंगे, जिस प्रकार के क्वेश्चन, स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन होंगे जो मैंने पहले कभी किसी वीडियो में सॉल्व नहीं किया होगा, तो आपको उसका कंफर्म सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा, डिटेल में समझाऊंगा, कोई एकदम हड़बड़ी में नहीं समझाऊंगा, अपना समझ के समझाऊंगा, ये बोल रहा हूँ। तो समाजशास्त्र आप पढ़ लिए। छत्तीसगढ़ का साहित्य, मतलब छत्तीसगढ़ में नाचा गीत वगैरह जितने भी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, उसको समझना पड़ेगा। फिर भारत के स्तर के कानून, अच्छा ये वाली चीज़ भी दोनों में आती है। समाजशास्त्र केवल मेंस में ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है, कभी कभी थोड़े बहुत पैटर्न अभी ऐसे आ रहे हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन जो आ रहे हैं, लेकिन वो भी इतना बड़ा खतरा नहीं है, जितना करने बोला हूँ उतना करोगे तो हो जाएगा। भारत स्तर के कानून, ये केवल मेंस में आते हैं, थोड़े बहुत इसके एक दो छुटकू मुटकू क्वेश्चन होते हैं कभी कभी,
प्रीलिम्स में आ जाते हैं, वो भी करंट अफेयर के फॉर्मेट में आते हैं, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक ये भी नहीं है। छत्तीसगढ़ के विशेष अधिनियम जो हैं वो प्रीलिम्स में रोल रखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रखते। 100 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आ गया 5-6 साल में, बहुत बड़ी बात है, ऐसा बोल रहा हूँ, बाकी बहुत ज़्यादा खतरनाक वैल्यू नहीं है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा योजना जो चलती है करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 8 क्वेश्चन तो इसमें से आपको देखने के लिए मिलेंगे। राष्ट्रीय स्तर की योजना ये वाली चीज़ है। अच्छा, इतनी बात में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया कि कौन सा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना है, सबसे पहले ये जो पीला पीला कर रखा हूँ इसको पहले ज़्यादा पढ़ लेना है ना, और ये ऐप डाउनलोड कर ही लेना। छत्तीसगढ़ में सिलेक्शन लेना है किसी भी एग्जाम में तो ये डाउनलोड कर लेना। अच्छा, अभी मैं व्यापम के एग्जाम्स में उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, केवल पीएससी और यूपीएससी की बैच कुछ दिन में शुरू हो जाए शायद। पीएससी की बैचेस चल रही हैं तो उसमें एडमिशन लेना होगा तो ले लीजिएगा। अच्छा हाँ, अब इसमें जितनी भी क्लासेस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे साथ आप तैयारी करना चाह रहे हैं, मेरी बातें समझ में आ रही हैं, तो एक चीज़ तो है कि पहले आज से 2-3 साल पहले की मेरी वीडियोस अगर आप देखेंगे तो उसमें मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ साफ साफ शब्दों में ये है कि कोचिंग के बिना भी एग्जाम निकाला जा सकता है। उस समय पेपर आसान आता था। आज की परिस्थिति में कोचिंग के बिना एग्जाम निकालना मुश्किल हो चुका है, और इसलिए मुश्किल हो चुका है कि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये मामला है कि आप कोचिंग जब भी जाएंगे तो वहाँ 1,000 बच्चे रहेंगे, उससे कम तो नहीं है। बिलासपुर वगैरह में भीड़ रहेगी, बेमतलब का डर जाओगे, उसमें पढ़ाई नहीं हो रहा है आज की डेट में। एप्लीकेशन की क्लास मैंने जानबूझ के इतनी कम रखी है, कुछ दिन में 10,000 फीस हो जाएगी, क्योंकि संभालना महंगा पड़ रहा है थोड़ा सा। लेकिन हाँ, उससे पहले आप लोग अगर एडमिशन ले लेते हैं तो 24 महीने की फीस उतनी रहेगी। ईएमआई में भी दे सकते हैं, अगर आप ईएमआई समझ रहे हैं ना, इजी इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ है। अच्छा, यहाँ से बातचीत चलेगी कि एप्लीकेशन में अभी क्या चल रहा है। तो अभी जो फीस आज की जो भी डेट है, आज की डेट है 23 जुलाई 2023, 23/7/23। तो 4,000 रुपये में अभी एक जो कोर्स चल रहा है उसमें पूरा जो ऊपर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसकी वीडियोस और लाइव लेक्चर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी क्या है कि ये क्योंकि बैच फेब में हम लोग का शुरू होता है, फरवरी में शुरू होता है सीजीपीएससी के जस्ट बाद, तो जितने सब्जेक्ट पूरे हो चुके हैं उसकी रिकॉर्डिंग मिलती है, और रिकॉर्डिंग आप ऐप में ही देख सकते हैं और या तो लैपटॉप में देख सकते हैं। लैपटॉप की वेबसाइट कैसी दिखती है अगर आप वो देखना चाहते हैं, मैं आपको शो कर देता हूँ तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा। ये जैसे आप देख पा रहे हैं ये वेबसाइट आपकी रहती है, और ऐप में भी सेम टू सेम चीज़ें रहती हैं। अभी इसमें 2 बैच आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 149 रुपीज़ का बैच है, 149, एक कम 50। दूसरा है सीजीपीएससी संपूर्ण। सीजीपीएससी संपूर्ण, इसमें बेसिक फ़र्क क्या है, सीजीपीएससी संपूर्ण में कुछ नोट्स वगैरह और जो पुराने रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो सभी आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे ये आप फोल्डर्स वाइज देख पा रहे होंगे, तो इसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट जो जो मैं आपको बताया, सामान्य हिंदी, भारत का इतिहास, ये सारी चीज़ें इसमें जमी जुमाई लेक्चर्स जो हो चुकी हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी ऐसे पूरे। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे एक एक ठोक को टॉपिक वाइज देखेंगे तो कंप्लीट कर सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ के लिए होंगी। तो ये इसमें जो सब्जेक्ट हो चुकी हैं उसकी आपको जितने भी क्लासेस हैं वो आपको रिकॉर्ड के तौर पर मिलेंगी, और जो अभी बचे हुए हैं, जो सब्जेक्ट अभी पूरे नहीं हुए हैं, वो हम लोग लाइव के तौर पे करेंगे। तो अभी मैं बता देता हूँ कौन से सब्जेक्ट पूरे हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं। अच्छा, आप ये कोर्स को बिना खरीदे भी जाकर आप एप्लीकेशन में ऐसा देख सकते हैं। तो व्यू डिटेल्स में जब भी आप जाएंगे तो कंटेंट के रूप में एक वहाँ पर लिखा होगा, तो कंटेंट में लिख के ऐप भी अगर आप परचेस नहीं करते हैं तो उसके बिना भी कंटेंट ऊपर में लिखा होता है, उसमें क्लिक करके सारी चीज़ें अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो उस हिसाब से फोल्डर में चीज़ें रहेंगी। अच्छा, यहाँ से आप लाइव क्लासेस भी कर सकते हैं। लाइव क्लासेस अभी जिस टाइम पे मैं ले रहा हूँ सुबह 11 बजे शुरू होती है, 11 बजे से 40-50 मिनट की क्लास होगी, फिर 12 बजे लंच टाइम होगा, फिर 1 बजे से 40-50 मिनट की क्लास, 2 बजे से 40-50 मिनट की क्लास, 3 बजे से क्लास, ऐसे चलती है। नॉर्मली 2 बजे तक हम लोग का डे का टारगेट कंप्लीट हो जाता है। कभी कभी क्लासेस लंबी इसलिए भी लेनी पड़ती हैं क्योंकि जो हम लोग दिन का टारगेट लेके चलते हैं, इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, वो नहीं हो पाता, तो हम लोग 3 बजे की बात करते हैं। अब लोगों के दिमाग में आता है कि हम लोग मान के चलो लाइव नहीं कर पाए तो फिर तो हमारा वो वीडियो चला जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप अगर लाइव नहीं कर पाए हो तो वो एक फोल्डर यहाँ पर जैसे बना हुआ है डेट वाइज लाइव क्लास करके, तो हम लोग महीने की जितनी भी क्लासेस रहते हैं वो डेट वाइज ऐसे क्लास हो जाती है। जैसे लोक प्रशासन अभी मैंने लिया हुआ था 21 जुलाई 20 जुलाई को, तो ये 20 जुलाई की क्लास 1, 20 जुलाई की क्लास नंबर 2, ये सब हो सकती है। अब ये सब क्लासेस आप जो है अपने हिसाब से अलग अलग क्वालिटी में देख सकते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हाउस वाइफ हैं या कुछ हैं और आप उस टाइम पे नहीं क्लास कर पा रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट है, उस टाइम पे कॉलेज में रह रहे हैं लेकिन पढ़ना बहुत अच्छे से जा रहे हैं, टाइम बहुत है आपके पास, मतलब दिन के 2-3 घंटे भी अगर दे सकते हो तो आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कठिन हल्का सा रहता है, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। नोट्स की बातें ऐसी होती हैं, बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा पूछते हैं, नोट्स देखो खुद से जब तक नहीं बनाओगे ना तो सिलेक्शन नहीं होता। अब ये सीधी बात है। कोई घुमा फिरा के दूसरे कोचिंग वाले क्या बोलेंगे
कि हम लोग नोट्स पूरा दे देंगे, उस नोट से कोई क्वेश्चन नहीं आता। दूसरी बात, फीस मेरी कम इसलिए भी है कि मेरी एक बुक लिस्ट की वीडियो है, उससे आप बुक अगर खरीदते हैं कम से कम 3-3.5 हज़ार तक का आपका बुक का खर्चा आएगा। तो भाई मैं अगर फीस ज़्यादा रखूँगा तो वो 3-3.5 हज़ार रुपये वहाँ से आपका खरीदने में जो आपका खर्च हो जाएगा वो चीज़ हो जाएगा। भविष्य में हम लोग की प्लानिंग बन रही है कि हम लोग आपको बुक वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हुए चलें। तो जो बुक हम लोग खरीदने के लिए बोल रहे हैं, हम लोग अगर मान के चलो 100 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो लक्ष्मीकांत की मान के चलिए बुक अगर 700 रुपये की आ रही है, तो हमने अगर 100 बच्चों के लिए वो बुक खरीद लिया, तो सबसे अगर हम पैसा लेके 700 गुणे 100 कर देते हैं हम, 700 मल्टीप्लाई बाई 0 0, तो 2 0 और जोड़ दो, तो 700 फिर 2 0, 70-72 हज़ार पहुंच जाएगा कि 7 हज़ार जाएगा, पहले ये मुझे बताना। तो अगर 700 रुपये की बुक है, 10 लोग लेंगे तो समथिंग 7 हज़ार चले जाएगा, 100 लोग लेंगे तो 70 हज़ार जाएगा। अब जब हम लोग 70 हज़ार का बुक एक साथ उठाएंगे ना, तो हम लोग को छूट मिलेगा। आप तो अकेले तो लोगे नहीं, तो 70 हज़ार का जो कॉस्टिंग है वो समथिंग 50-50 हज़ार में हो जाए, या फिर और कम हो सकता है। तो उस कंडीशन में फिर वो जो डायरेक्ट जो ओरिजिनल बुक है वो आप तक पहुंच सकेगी कम रेट में। तो ये हम लोगों की खोपड़ी में चल रहा है कि ये सब चीज़ें करें, दिमाग के अंदर चल रहा है। भविष्य की बातें, इसलिए मैं उसमें कमिटमेंट नहीं दे सकता, लेकिन दिमाग में ये चल रहा है। इसी के साथ हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर 5 बच्चे ज्वाइन करते हैं तो इस क्लास को हम लोग, आपको 4,000 है, वो 5 बच्चे आपने जुगाड़ लिए, 5 सब पढ़ेंगे साथ में, या रिश्तेदार भी हो सकते हैं आपके घर के लोग, कि भाई बहन है, मामा उमा का लड़का, आपने सबको जुगाड़ लिया, 5 जन हो गए, तो 5 जन के हिसाब से फिर 5 जन को एक का कोर्स का मान के चलो 4,000 लग रहा है, तो 5 का 20,000 लगेगा, 5 चौक 20 के हिसाब से। लेकिन वो 20,000 भी हम लोग आपको डिस्काउंट करा के, जब आप ये सब हमें बताएंगे, ऐप सपोर्ट में जाना, वहाँ से पूरा मैसेज करके डिटेल दे देना कि हम ये 5 बच्चे हैं, उस कंडीशन में उन 5 बच्चों का जितना भी खर्च बनेगा, 20,000 को हम लोग कम करके आपके लिए 6-7 हज़ार रुपये करवा देंगे। 7,000 रुपये तक मैं बोल सकता हूँ, 6 का तो कंफर्म नहीं है, 7 आप मान लीजिए कि एक बच्चा जो है उसका 4,000 लगेगा, फिर बाकी लोगों के 1-1 हज़ार रुपये और लग गए। तो उस हिसाब से हम लोग 5 बच्चों के लिए, ताकि ग्रुप स्टडी जो हो पाए, कि आपस में सब डिस्कशन कर पाएँ, उसके लिए हम इस चीज़ को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। अब चूंकि 5 बच्चे रहेंगे तो राउंड फिगर में कोई नंबर आ जाए, इसलिए मैं 8,000 वगैरह उसको सेट करता हूँ, 8 पंचे 40 वगैरह करके आप मैनेज कर लेंगे करके। बाकी वो सारी आपकी पर्सनल बात रहेंगी। तो ये भी मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब वीडियो में, तो अगर आप चाह रहे हैं कि 5 दोस्त हमारे ये बन जाएं, इस हिसाब से हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, बिल्कुल मैं उसके लिए रेडी हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 5 बच्चे मिल लो, लैपटॉप वगैरह है, एक टीवी खरीद लो, एमआई की टीवी वगैरह जब खरीदोगे 10-12 हज़ार में आजकल आ जाती है, समथिंग 32 इंच की टीवी, उसमें लेक्चर देख लो बैठ के डेली बेसिस पे। पढ़ने वाला क्या नहीं कर सकता यार, मतलब रास्ते हज़ार हैं। अब तुम एकदम घर में बैठे हुए हो, मैं अकेला मर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, कोई अकेला नहीं यार। अगर मेरे चैनल में 60,000 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ कहीं पे भी, तो मुझे उस तरीके से लोग डरते हैं बात करने के लिए, पता नहीं क्यों डरते हैं। आज ही मैं मूवी देखने गया हुआ था रायपुर में 36 मॉल में, मेरे जस्ट बाजू में जो बैठे हुए थे, वो मेरी टेलीग्राम समथिंग कुछ सर्च कर रहे थे, टेलीग्राम में मुझे दिखा, मैं तुरंत उठ के फिर दूसरी जगह चले गया, कि मैं बाजू में बैठा हूँ, व्यक्ति पहचान नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ लगा मुझे। वो बैठे हुए थे, तो कभी कभी रायपुर में मरीन ड्राइव में मैं पहुंच जाता हूँ, और वहाँ जाने के बाद मैं वहीं बैठ के पढ़ाई वढ़ाई करने लग जाता हूँ। लेकिन वहाँ में माहौल बड़ा अच्छा रहता है। माहौल समझ गए होंगे आप लोग जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, रायपुर के होंगे तो। रायपुर वाले बताना कितने लोग हैं, मरीन ड्राइव का मतलब समझ पाए कि नहीं पाए। अच्छा ये चीज़ समझ गए ना, इसका जो है। अच्छा चलो, एक बच्चे के दिमाग में ये आएगा कि सर योद्धा बैच और सीजीपीएस से संपूर्ण में डिफरेंस क्या है। दोनों में लाइव क्लासेस सेम ही होंगी, अलग कुछ नहीं होंगी। जो क्लासेस सीजीपीएस से संपूर्ण में होंगी वही क्लासेस सीजीपीएस योद्धा में होंगी। लेकिन जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम लोग मंथली सर पैसा देना चाहते हैं, हमको कम से कम रेट में लेक्चर देखनी है, 149 149 रुपये भी चल रहा है, थोड़े दिन में 200 हो जाएगा, क्योंकि उसकी फीस 200 रुपये असल में अभी लॉन्च ऑफर है। तो जब भी आप ज्वाइन करेंगे तो 149 के हिसाब से होगा। तो 149 में आप 1 महीने तक उसकी वैलिडिटी रहेगी, 1 महीने तक आप क्लास देख पाएंगे, 1 महीने तक क्लास में जो भी हुआ उसका रिकॉर्ड देख पाएंगे। फिर नेक्स्ट मंथ फिर उसको परचेस करना पड़ेगा, उतना पैसा दे के। तो भाई ये तो बहुत कम प्राइस है, मेरे ख्याल से 149 वगैरह जो है, ये जियो वगैरह का रिचार्ज होते हैं इतना ज़्यादा। तो जो बच्चा जियो का रिचार्ज करा सकता है, जो बच्चा घूम सकता है बाहर, मेरा मानना है मोमोज खा सकता है, कुछ भी कर सकता है, इवन अगर एक दिन की मजदूरी भी किसी बच्चे को मिलती होगी, या पेपर वगैरह बांटने से भी जो पैसा मिलता है, वैसे बहुत ज़्यादा होता है। तो जो पढ़ना चाहता है ना, अगर बोल रहा है कोई मेरे को गरीब 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 ऐसा करके, तो पहले ये चीज़ समझो, छत्तीसगढ़ में सब गरीब हैं, भारत में सब गरीब, बहुत सारे लोग अमीर नहीं है। अगर आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हो तो आप गरीब नहीं हो, पहली बात समझना। दूसरी बात, मोबाइल में रिचार्ज करा पा रहे हो तो भी गरीब नहीं हो। दूसरी बात, अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे हैं या 12th पास कर चुके हैं, तो 149 रुपीज़ पर मंथ अगर किसी गुरु को आप दक्षिणा के तौर पर दे रहे हैं, तो वो रिटर्न वापस आता है। एकलव्य ने अंगूठा काट के दे दिया था, तो आप उस तरीके से सोचना।
कि अगर कोई आपके लिए कुछ करने के लिए कुछ कर रहा है तो उसको भी मैनेज करने के लिए चीज़ें चाहिए होंगी, पैसे वगैरह चाहिए होंगे, तो वो सब पैसे जो रिक्वायरमेंट होती उतना ही हम लोग आप लोगों से लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा हाँ, इसमें नोट्स कैसे मिलेंगे? नोट्स केवल आप एप्लीकेशन में पढ़ पाएंगे। हर हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे आप लैपटॉप पे भी देख सकते हैं, पीसी में भी देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है उसमें। अच्छा, ये वाली बात है, इतनी दो बातें हैं। तो अगर आप समझ पाए होंगे, सीजीपीएससी योद्धा है और सीजीपीएससी संपूर्ण है। सीजीपीएससी संपूर्ण वो विद्यार्थी लें जो अफोर्ड कर सकते हैं। पहली बात तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं लेकिन पढ़ना एकदम है, पैसे थोड़े से कम हैं, तो मैं उसको भी बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र है कि जिसमें आपकी कमाई 3 लाख से कम दिखा रहा है फैमिली का, और आप बीपीएल कार्डधारी नहीं बोल रहा हूँ, अंत्योदय या बीपीएल के आसपास वाले हैं, और प्लस आय प्रमाण पत्र है, भेज दीजिए, मैं मैनेज करवा दूंगा। क्या है कि ना, एकदम से ऐसे गरीब बोल दूंगा ना तो सब बोलेंगे सर हमारे भी तकलीफ है, हमारी तकलीफ है। उसी बारे में बोल रहा हूँ कि भारत भर में मैक्सिमम लोग गरीब हैं, उसकी तकलीफ मत समझो। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो का मतलब है मध्यम वर्गीय में आते हैं, उसका सरल भाषा में यही मतलब होता है। और छत्तीसगढ़ में मेरे ऐसे ऐसे दोस्त हैं जिनके 2-3 बिल्डिंग मंजिला घर हैं, उनके पास बीपीएल की कार्ड है, बड़े बड़े दुकान खोल के रखे हैं, उनके पास बीपीएल की कार्ड है, मतलब 1 करोड़ के आसपास का घर बना है, वो बीपीएल का कार्ड रखे हैं। तो बीपीएल कार्ड धारी का सिस्टम तो आप जान ही रहे हैं, गलत सलत चीज़ें रहती है। तो आय प्रमाण पत्र एक होता है, लेटेस्ट आय प्रमाण पत्र और रोजगार पंजीयन, दो चीज़ें हम लोग देखेंगे। और वो चीज़ देखने के बाद आपकी फीस में डिस्काउंट किया जाएगा। आय प्रमाण पत्र तकरीबन ना 3 लाख 4 लाख रुपए अगर सालाना से कम है तब की परिस्थिति में, उससे ज़्यादा के जो लोग कमा रहे हैं या जिनके घर में इससे ज़्यादा का इनकम है उनके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा भाई, है ना। उस परिस्थिति में नहीं। हाँ, हाउस वाइफ होंगी और उनको परेशानी होंगी, तो जो भी वो परेशानी होंगी लिखित में आप हमें एक एप्लीकेशन के माध्यम से पहुंचा दीजिए, तो हम आपका डिस्काउंट करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। 90% मामले में डिस्काउंट हो जाएगा। 10% मामले में कई लोग ज़बरदस्ती का गरीब बनते हैं, वो वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, बस इतना मामला है, वेरीफाई करना पड़ता है। अब देखो सबके लिए फ़ायदे हो जाएंगे तो सही व्यक्ति तक चीज़ें पहुँचे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। इतनी चीज़ है, इसके माध्यम से आप पूरी क्लासेस देख सकते हैं। अब ये बातें आएंगी कि 4,000 सर एक ही बार में देना है, क्या देना है? तो इसका सीधा सीधा है, 500 रुपीज़ की ईएमआई है, 500 रुपये के आप 8 ईएमआई देकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो 8 महीने तक आपको पैसे पे करने होते हैं। 8वें महीने के बाद 9वें महीने से वो फिर लागू हो जाता है। तो टोटल पहले महीने से लेकर 24 महीने तक की फीस इतनी हो जाती है। आपको हर महीने 500 नहीं देने होते, केवल शुरुआती आपकी इंस्टॉलमेंट में 4,000 कंप्लीट होने तक आपको देने पड़ेंगे। दूसरी बात है सर, नई बैच शुरू होगी तो उसी के लिए हम प्रिपेयर करें क्या? तो नई बैच का मोटा माटी कॉन्सेप्ट ये चल रहा है कि फरवरी में वो चीज़ें होंगी। दूसरी बात है कि रिकॉर्डेड लेक्चर इतनी अच्छी क्वालिटी में अभी बन के डल गई हैं कि वो आप वन टाइम देखेंगे तो उसमें हो जाएगा। फिर लोगों के दिमाग में आता है लाइव क्लास का नोटिफिकेशन टाइम वाली चीज़ें। तो आपके एप्लीकेशन में एक बटन होता है लाइव, उसमें सुबह जब हम लोग का जो नॉर्मल टाइम है 11 बजे, तो मैं अभी बता ही दे रहा हूँ, वो टाइम ही रहेगा। और उसमें टेलीग्राम का चैनल के संबंध में मामला बने रहता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको शो कर देता हूँ, आप जब भी कोर्स ज्वाइन करेंगे ना तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। इसमें लाइव क्लास का टाइम टेबल ऊपर यहाँ पे लिखा होगा, उसमें क्लिक करेंगे तो आपको टाइम टेबल ऐसा दिखाई देगा जैसे ये किस किस का टाइम पे होगा। अच्छा, लोगों के दिमाग में होता है ये अलग अलग क्लास है, इसको अलग अलग ज्वाइन करना पड़ेगा, अलग अलग पैसा देना पड़ेगा, क्या था? तो नहीं, एक ही के अंतर्गत तो क्लास की टाइम टेबल, जैसे स्कूल में आप एडमिशन लेते थे तो अलग अलग क्लास होता था ना, वैसे ही मान लो। अब जैसे टेलीग्राम ज्वाइन करें करके लिखा हुआ है, तो टेलीग्राम आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो इसमें ये एक ऐसा बटन दिखाई देगा, टेलीग्राम के चैनल में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए क्लिक हियर के बटन में क्लिक करें। तो इस क्लिक हियर के बटन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम का एक स्पेशल चैनल बना होता है, उसमें हम लोग क्लास व्लास में टाइमिंग वगैरह चेंज होती है तो उसकी अपडेट वहाँ पे दे देते हैं। और कभी कभी ना पावर सेविंग का ऑप्शन अपने आप ऑन हो जाता है फ़ोन्स वगैरह में, तो नोटिफिकेशन नहीं आते। लेकिन यकीन मानिए कि आप उस समय ऐसे लाइव का बटन क्लिक करके या अपकमिंग का बटन क्लिक करके वहाँ पर देख सकते हैं। अगर आगे आने वाली क्लासेस होंगी तो अपकमिंग में दिखाएगा, और लाइव में होगा तो लाइव में होगा। तो नॉर्मल कंडीशन में ये चीज़ें होंगी। और एक सोर्स एरर लिखा हुआ आता है जब लाइव चालू होती तो। अभी सोर्स एरर का मतलब ये है कि यहाँ से मैं जब बटन ऑन करता हूँ लाइव का, कि यहाँ से लाइव मैंने चालू कर दिया है, उससे पहले पहले आपको सोर्स एरर आएगा। सोर्स एरर का मतलब है कि आप क्लास में आ गए हैं, सर अभी नहीं आए, थोड़ी देर में सर आएंगे, फिर क्लास शुरू हो जाएगी। बस इतना मामला है। ऐप के मामले में कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप ऐप सपोर्ट का ऑप्शन होता है ऐप में ही, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। आईफोन वाले जितने भी लोग हैं वो वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। ये वेबसाइट भी अगर आपको नहीं मिलेगी, आप हमें पर्सनली मैसेज करें व्हाट्सअप में। व्हाट्सअप संबंधी जो भी जानकारी है उसके लिए आप ऐप पहले डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से मिलेगी। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग का एक नंबर होता है 7987498866, इसमें केवल व्हाट्सअप होता है, कॉल वॉल
बहुत सारे लोग क्या है, कॉल सेंटर बिठाना पड़ता है, समझ पा रहे हो ना? अब ऐसे 1-1.5 लाख रुपया आप पहले एक एक जन से लेंगे, तो कॉल सेंटर में लड़की लोगों को बिठा देंगे, लड़की लोग बढ़िया बात करते हैं, कोई भी आप जाएंगे, हाँ सर बताइए सर, ऐसा वैसा बढ़िया लाली लिपस्टिक और वो पूरा लगा वगा के, हम भैया समाज सेवा काम करने घुसे हैं, इतना खर्चा पानी नहीं बिठा पाते, तो हमारे पास जितने भी लोग होते हैं व्हाट्सअप में जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, इंजीनियर आदमी, हम कोशिश करते हैं कि अधिकतर चीज़ें ऑटोमेट हो जाएं। थोड़ा वक्त लग सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा रिप्लाई वगैरह आने में, घबराना मत, आ जाएगा। स्ट्रेटेजी रिलेटेड क्वेश्चन यहीं पे पूछना, उसमें सिर्फ एडमिशन वाले लोग रहते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं कि सर सर लिख के आप क्वेश्चन करते हैं मुझसे। नॉर्मल कंडीशन में मैक्सिमम मैसेज कभी कभी मैं देख लेता हूँ, लेकिन अधिकतर जो चीज़ें होती हैं वो एडमिशन के लोग संभालते हैं, तो वो एडमिशन वाली चीज़ें होती हैं। ऑफलाइन क्लास के संबंध में अगर आप पूछना चाह रहे हैं, नॉर्मल फीस ऑफलाइन क्लास की 1,000 रुपये प्रति माह मैं लेता हूँ, लेकिन उसमें केवल 15 बच्चों की सीट रहती है और हर किसी को नहीं पढ़ाता। जो मुझे लगता है कि इसका एग्ज़ाम निकल सकता है मैं उसको पढ़ाता हूँ, और जो बच्चा एग्ज़ाम निकलता है कैसे मुझे पता चलेगा, वो मेहनत करता है और थोड़ा सा अनुशासन में रहता है, मैं उसी को पढ़ाता हूँ। तो अगर कोई ऐसा विद्यार्थी और महासुन में रहे और उसको लगे कि सर ऑफलाइन पढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो मैं आपसे काम करवा लूँगा, उसका दिक्कत मत लो। लेकिन गरीबी के नाम लेके आप ये सोचेंगे कि एकदम नहीं नहीं हम घुस के पढ़ लेंगे फ्री में, तो नहीं। आप गरीब बोलोगे तो मैं आपको पैसा कैसे कमाना है वो सिखाऊंगा। तो मेरे पास 4 तरीके हैं, मैं थोड़ा उस मानुष वैसा मानुष हूँ कि भाई आपको मजबूर होने नहीं दूंगा। दूसरी बात है, देखो, डिस्ट्रिक्ट संभालना है, जिला संभालना है, हल्का फुल्का पर्सनालिटी लेके जाइएगा तो कौन संभालने देगा जिला? बहुत बड़ी बात होती, तुम्हारे एक साइन से ना डेथ वारंट निकल जाएगा कई कई लोगों का कई बार। किसको मारना है, किसको लाठी लगाना है, कौन घर से निकलेगा कौन नहीं निकलेगा, किसको दिवाली के पहले उठवाना है, उठवाने का मतलब जेल में कभी कभी डलवा देते हैं हिस्ट्री से लोगों को। इतने बड़े बड़े डिसीजन लेने वाले व्यक्ति बनने वाले हो तुम, ये छोटा सा पैसा वैसा प्रॉब्लम, फैमिली वैमिली प्रॉब्लम से घबरा रहे हो, डिप्रेशन विप्रेशन की बात करें, अरे महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, बड़े बड़े लोगों के तुम संतान हो, आगे भविष्य उनके, तुम्हारे पूर्वज ऐसे खतरनाक टाइप के लोग रहे जिसके नाम से आधा जो लोग कांपते हैं, आधा छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लोग के तुम वंशज हो आगे। ये डिप्रेशन, छोटी मोटी समस्या, ये सबसे क्या टेंशन ले रहे हो? तो बहुत बड़े लेवल के तुम व्यक्ति बनोगे, जय श्री राम बोल के घुस जाओ, बाकी भगवान संभाल लेंगे, समझे? तो गरीबी आड़े नहीं आती। मैंने बहुत सारे विद्यार्थी देखे हैं जो पैसा नहीं है बोल के पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे एक भी दरवाहा नहीं मिला मेरे को जे बोली कि मैं तो नहीं पी पात हूँ, मोला पैसा नहीं है तो मैं पीएल छोड़त हूँ, एक दरवाहा नहीं मिला। तो दरवाहा, इतना डेडिकेशन विद्यार्थी के अंदर कम से कम होना चाहिए। जो डेडिकेशन छत्तीसगढ़ मन के दरवाहा मन ला रथे दारू पिए बर, वो डेडिकेशन जे दिन छात्र के अंदर आगे, लइका के अंदर आगे पढ़े बर ना, ओ दिन वो लइका टाप मार दी, ओकर ले पहली नहीं हो सके। तो रोवई के सेती या कुछ भी के सेती जे बात रहती ना, ते मन जानत रहू कि पढ़ैया लइका मन ला ना पढ़े ल कोनो नहीं रोक सके। और जे मन ला बहाना बनाना रहते ना, ओमन कहते हैं सर हमन मन पढ़े में नहीं होते, पढ़ाई वढ़ाई खर्चा नहीं निकलते, और इंस्टाग्राम में ना रील ला सरकात रहते। ए मन खुद ला भी बनाते रहते और अपन घर वाला ला बनाते रहते, का बनाते रहते तुमन मन जानते हो, तेकर सेती में नहीं बोलत हूँ। तो ये वीडियो बर इतना ही। मैं हूँ गुप्तेश आचार्य, आप मन के बहुत बहुत शुक्रिया इतना तक वीडियो देखे हो। नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार।